नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम क्लास कर रहे थे एनवायरनमेंट की और साथ ही साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। तो आज हम लोग डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भारत में आपदा, गैर परंपरागत सुरक्षा, संरक्षा की चुनौती और आपदा न्यूनीकरण, ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं। इसके अलावा एक अधिनियम दिया है, अधिनियम 2005, एसडीएमए एनडीआरएफ इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊँगा, उनको भी आपको रिवीज़न करते रहना है। शुरू करें? इसको शुरू करूँ मैं इससे पहले 2-3 जानकारियाँ आपको दे दूँ, अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे। अगर आपने कंप्लीट थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो कंप्लीट थ्योरी बैच पढ़ा हुआ है, आप इससे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट बैच से भी जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ एक रनिंग बैच है, टॉपिक वाइज़ एमसीक्यूज़ यानी टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस सेट। आप इस बैच से भी जुड़ सकते हैं। तो ये 3 बैचेज़ आपको मिल जाएँगे, आप अगर जुड़ना चाहते हैं, तो जुड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है? कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय के संबंध में ये स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनको पहचानो और मुझे बताओ कौन-सा सही है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, क्या ये सही है? जेनेवा यानी स्विट्ज़रलैंड, ये तो पहला वाला सही हो गया। ये बात कर रहा है आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय की, ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय की। क्या इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है? हाँ, ठीक है। क्या इसे अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण रणनीति के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किया गया था? इसका उद्देश्य क्या है कार्यालय का? इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण रणनीति के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना। यही इसका उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को साधने के लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक? तो दूसरा भी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है यूएनडीआरआर। यूएनडीआरआर दुनिया भर में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दिशा निर्देशों और सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब यहाँ पर देखो, यूएनडीआरआर के बारे में 2-3 बातें एक्स्ट्रा याद रखना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक कार्यालय की, गौर करना। ये कार्यालय कौन-सा है? इस कार्यालय को कहते हैं संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय। हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। एक तो हेडक्वार्टर याद रखो इसका, कहाँ पर है? जेनेवा में, ठीक है? और दूसरी ये एक रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट को ज़रूर याद रखना। ये रिपोर्ट कौन-सी जारी करता है? ये रिपोर्ट जारी करता है जिसको बोलते हैं वैश्विक वैश्विक आकलन रिपोर्ट। आपसे सीधा सवाल पूछेगा वैश्विक आकलन रिपोर्ट जिसको बोलते हैं जीएआर, ये कौन जारी करता है? ये करता है यही संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय। अब इसमें से अगर स्टेटमेंट बनाया आयोग ने तो आपसे ये पूछ सकता है कि मुझे बताओ ये कैसे जारी होता है? ये द्विवार्षिक है, ये द्विवार्षिकी है, अर्थात द्विवार्षिकी इसका प्रकाशन होता है, ठीक है? और क्या करता है ये? तो वैश्विक आकलन रिपोर्ट है। वैश्विक आकलन रिपोर्ट का सीधा सा मतलब है जो आपदा जोखिम को कम करने वाले विश्वव्यापी प्रयास हैं, उनको इसमें दिखाने का प्रयास किया जाता है। लिख लो, आपदा जोखिम आपदा जोखिम को कम करने के विश्वव्यापी प्रयास विश्वव्यापी प्रयास इसमें दिखाए जाते हैं। ठीक, अब वापस आ जाओ। पहले का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। रिपोर्ट जरूर याद रखना, पूछा जा सकता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड में। दूसरे को ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है? जीएआर जिसको बोलते हैं ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट। किस पर ये रिपोर्ट है? ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। डिजास्टर आपदा को कम करने के लिए ये रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं जीआर यानी कि ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट। ये कौन जारी करता है? अभी मैंने आपको बताया था यूएनडीआरआर जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय। बोलोगे नहीं? अब आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे में आ जाओ। तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है वैश्विक जोखिम सूचकांक निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जारी करता है? साफ साफ लिखा है वैश्विक जोखिम सूचकांक, भूलना नहीं इसको। ये जारी करता है WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच। अब विश्व आर्थिक मंच के बारे में 2-3 बातें देखो। सबसे पहले तो ये जो सूचकांक है जिसको हमने लिखा था वैश्विक वैश्विक जोखिम सूचकांक, ठीक है? गौर करते रहना। वैश्विक जोखिम सूचकांक इसको हम बोलेंगे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट या फिर हम कह सकते हैं रिस्क इंडेक्स। अब मेरा सवाल ये है कि इसके जारीकर्ता कौन है? जारीकर्ता आप बताओगे विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच, भूलना नहीं बिल्कुल भी।
अभी 2026 की मुझे कुछ जानकारियाँ दे दो। 2026 में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। एक तो आपसे पूछेगा मुझे बताओ 2026 के लिए भारत का सबसे बड़ा खतरा बताओ। भारत का सबसे बड़ा खतरा, तो आप बताओगे ये है साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा। और दूसरा अगर सवाल आपसे पूछे मुझे बताओ कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ा या हम कहें सबसे गंभीर जोखिम कौन-सा है? विश्व स्तर पर सबसे गंभीर जोखिम, ठीक है? सबसे गंभीर जोखिम कौन-सा है? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे भू-आर्थिक टकराव। भू-आर्थिक टकराव। यहाँ तक बात समझ पाए? तो वैश्विक जोखिम सूचकांक के बारे में ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखना। अब वापस आ जाओ। तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। मैं लिए चलता हूँ आपको 4th में। कह रहा है कौन सा संगठन विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग प्रकाशित करता है? ये कौन प्रकाशित करता है? विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग। ये भी प्रकाशित करता है विश्व आर्थिक मंच। बात समझ पा रहे हो? विश्व आर्थिक मंच। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब मैं लिए चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 में। इसको ध्यान से देखो। पांचवा क्या कह रहा है? कह रहा है सेंडाई फ्रेमवर्क ये किससे संबंधित है? सवाल बिल्कुल सिंपल है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन सेंडाई फ्रेमवर्क में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आओ जरा रिवीजन करवा दें हम आपको। सेंडाई फ्रेमवर्क जो हमने पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई है, उन पीडीएफ को डाउनलोड करिए और सेंडाई फ्रेमवर्क एक बार वहां से जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वहां पर कुछ महत्वपूर्ण ईयर्स भी मैंने मेंशन किए हैं। किस ईयर में कहाँ तक का टारगेट सेंडाई फ्रेमवर्क में सेट किया गया है, तो उन पीडीएफ को जरूर पढ़ लेना। यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवीजन करवाते हैं आपको, ध्यान दो। सेंडाई फ्रेमवर्क, सबसे पहले मुझे बताओ ये जो फ्रेमवर्क है ये किसके लिए है? ये आपदा जोखिम को कम करने के लिए था। और ये 15 वर्षीय या हम कहें 15 वर्षीय समझौता है। 15 वर्षीय समझौता, ठीक है? किसके लिए है? आपदा जोखिम को कम करना। आपदा जोखिम को कम करना इसका लक्ष्य है। तो आपदा जोखिम को कम करने के लिए एक 15 वर्षीय समझौता है ये। क्या मुझे बता सकते हो इसे कब अपनाया गया? कब अपनाया गया? 2015 में। ईयर याद रखना 2015। कहाँ पर? जापान में। जापान में एक शहर है सेंडाई। सेंडाई, तो यहीं पर ये अपनाया गया। अब मुझे बताओ इसका उद्देश्य, क्यों इसे अपनाया गया और ये क्यों लागू हुआ? तो ज़ाहिर-सी बात है मैंने लिख दिया है आपदा जोखिम को कम करना, यानी कि जो जान-माल है, इसके अलावा आजीविका, जान-माल और आजीविका के नुकसान को रोकना। नुकसान को रोकना, ये इसका टारगेट है, ये इसका लक्ष्य है। इसके अलावा इसका लक्ष्य ये भी है कि जो नई आपदाओं के जोखिम हैं, नई आपदाओं के जोखिम, इनका क्या करना है? जोखिम को कम करना है, कम करना, ये है इसका टारगेट। ठीक? अब ज़रा एक बात और समझते हैं। पूरा का पूरा सेंडाई फ्रेमवर्क ये 7 लक्ष्यों पर काम करता है। देखो, यह 7 लक्ष्य, 7 लक्ष्यों पर ये काम करेगा, काम करता है। ये आप लक्ष्य क्रम से याद रखना। आपसे पूछ सकता है कि पहला लक्ष्य कौन-सा है या दूसरा लक्ष्य कौन-सा है। तो 7 लक्ष्यों पर काम करता है। कौन-कौन से? पहला है आपदा आपदा मृत्यु दर में सुधार करना। बस यही टैगलाइन याद रखनी है, इतनी बातें। आपदा मृत्यु दर, ठीक है? इसी की पॉइंट को याद रखना है आपको। दूसरा कौन-सा है? दूसरा है जो आपदा से प्रभावित लोग हैं, उनके लिए काम करना। इसके अलावा तीसरा है आर्थिक नुकसान पर या आर्थिक नुकसान से संबंधित है लक्ष्य। और चौथा कौन-सा है? चौथा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का निर्माण करना या हम कहें अवसंरचना हिंदी में, अवसंरचना का निर्माण। इसके अलावा बुनियादी ढांचा, इससे संबंधित है ये, ठीक है? चौथा हो गया। पाँचवाँ कौन-सा है? पाँचवाँ है आपदा रणनीतियाँ, आपदा रणनीतियाँ। 6th कौन-सा है? 6th है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित है ये लक्ष्य। और 7th काहे से संबंधित है? ये है पूर्व चेतावनी, पूर्व चेतावनी से संबंधित। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो ये 7 लक्ष्य हैं।
आपसे पूछे सेंडाई फ्रेमवर्क कितने लक्ष्यों पर काम करता है? आप बताओगे 7 लक्ष्यों पर काम करता है। कौन-कौन से लक्ष्य हैं? पहला है आपदा मृत्यु दर से संबंधित, प्रभावित लोगों से संबंधित, आर्थिक नुकसान से संबंधित, अवसंरचना और बुनियादी ढांचा से संबंधित है ये। 5वां है आपदा रणनीतियों से संबंधित और छठा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और 7वां है पूर्व चेतावनी। ये क्रम से याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि 7वां लक्ष्य कौन-सा है, 8वां कौन-सा है। तो ये तो बात हो गई 7 लक्ष्यों की। क्या इसमें कुछ संकेतक भी हैं? आओ ज़रा देखो। क्या इसके कुछ संकेतक भी हैं? हाँ, संकेतक याद रखना। ये 38 संकेतक का एक समूह निर्धारित करता है। समूह निर्धारित करता है। ठीक है? ये बातें हैं, याद रखो। इसके अलावा सेंडाई फ्रेमवर्क की 4 प्रमुख प्राथमिकताएँ भी हैं। देखो, अब हम आपको लिए चलते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क में कुछ महत्वपूर्ण प्राथमिकताएँ भी हैं और ये टोटल हैं 4। लिख लो ज़रा। 4 प्रमुख प्राथमिकताएँ। 4 प्रमुख प्राथमिकताएँ। ये प्राथमिकताएँ किससे संबंधित हैं? ये संबंधित हैं सेंडाई से। सेंडाई फ्रेमवर्क में जो 4 प्रमुख प्राथमिकताएँ हैं, वो कौन-कौन सी हैं? देखना गौर से, ध्यान से। पहली प्राथमिकता है कि जो आपदा जोखिम है, उसे समझना। ठीक है? आपदा जोखिम को समझना। गौर करते जाना। अब जब आपदा जोखिम को आपने समझ लिया तो क्या करोगे? उसके प्रबंधन के लिए काम करोगे, अर्थात आपदा जोखिम का प्रबंधन करना। और प्रबंधन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शासन को सुदृढ़ करना पड़ेगा। तो शासन को सुदृढ़ करना, सुदृढ़ करना। ठीक है? ये हो गई दूसरी प्राथमिकता। गौर करते रहना। पहली प्राथमिकता क्या है? आपने आपदा जोखिम को समझा। उसके प्रबंधन के लिए फिर शासन को सुदृढ़ करना पड़ेगा, यानी आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए आपदा जोखिम शासन को सुदृढ़ करना। तीसरी इसकी प्राथमिकता क्या है? तीसरी प्राथमिकता है निवेश की। साफ-साफ सेंडाई फ्रेमवर्क में जो तीसरी प्राथमिकता है, उस पर बल दिया गया है कि लचीलेपन के लिए डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में निवेश को बढ़ावा दिया जाए। और चौथी प्राथमिकता क्या है? ये है पुनर्वास की। पुनर्वास, इसके अलावा पुनर्निर्माण की प्राथमिकता, पुनर्प्राप्ति की प्राथमिकता, तो कुल मिला के ये 4 प्राथमिकताएँ हैं। बात समझ पा रहे हो? इनको आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको क्या-क्या बता दिया है? सेंडाई फ्रेमवर्क कितने लक्ष्यों पर काम करता है? 7। सेंडाई फ्रेमवर्क में संकेतक कितने हैं? 38। और सेंडाई फ्रेमवर्क में कितनी महत्वपूर्ण प्राथमिकताएँ हैं? 4 महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर ये बल देता है। ठीक है? ये पूरा का पूरा कॉलम आप याद रखोगे, जितनी भी बातें बता दी हैं मैंने। अब वापस आ जाओ। 5वीं के बाद सीधे चलो 6 में। 6 को ध्यान से पढ़ो। कह रहे सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में सही विकल्प की पहचान कर लो। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क जो ढांचा है 2015 से 30 यानी 15 वर्षीय प्लान है ये। 2015 के बाद के विकास एजेंडा का पहला प्रमुख समझौता है क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। ध्यान से समझना, एक बार फिर रिपीट करते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ध्यान से देखो। कह रहा है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जो सेंडाई ढांचा है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी अवधि क्या है, 15 से 30। तो सेंडाई ढांचा के बाद विकास एजेंडा का ये पहला प्रमुख समझौता है। बिल्कुल सही है, 2015 के बाद ये पहला प्रमुख समझौता है। फिर दूसरे में कह रहा है कि सेंडाई फ्रेमवर्क जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते, विकास वित्त पोषण पर अदिस अबाबा कार्य योजना और नए शहरी एजेंडा और सतत विकास लक्ष्यों सहित अन्य 2030 तक एजेंडा समझौतों के साथ मिलकर ये काम करता है। बिल्कुल सही है ये भी। फिर तीसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि यह स्वीकार करता है कि आपदा के जोखिम को कम करने में, गौर करना, ये क्या स्वीकार करता है? ये कहता है कि हम आपदा के जोखिम को कम करने में राज्य की प्राथमिक भूमिका होती है। लेकिन ये ज़िम्मेदारी स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र और अन्य हितधारक सहित के साथ साझा की जानी चाहिए। सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं यहाँ पे तो। यहाँ पे सारे स्टेटमेंट सही, यानी कि ई ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है? 6 का ई। और आगे बढ़ो। मैं लिए चलता हूँ आपको 7th में। 7वां कह रहा है कि सार्क आपदा केंद्र, ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? यही तो कह रहा है, सार्क आपदा केंद्र ये में स्थापित किया गया था, यानी लोकेशन पूछ रहा है आपसे। कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था गुजरात में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, गुजरात। आओ देखो ज़रा, 2-4 बातें कर लें। सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र, इसकी बात हो रही है। जस्ट वेट। सार्क आपदा केंद्र, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हाँ ठीक है। बात हो रही है सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र की। गौर करना।
ये जो सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र है जिसको हम कहते हैं SDMC, सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, ये जो केंद्र है इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ रहे तो SDMC यानी सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, याद रख लेना। अब एक और शब्द है, इसको बोलते हैं SADKN, इसका पूरा नाम आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखो। SDMC क्या है? सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर। और SADKN क्या है? इसका भी पूरा नाम याद रखो, इसको बोलते हैं साउथ एशिया डिजास्टर्स, K फॉर हो जाएगा नॉलेज, नॉलेज और N फॉर हो जाएगा नेटवर्क, ठीक है? इसका पूरा नाम याद रखो, आपसे सीधे सवाल पूछ सकता है, ऐसे लिख देगा SADKN में K का अर्थ क्या है और नीचे 4 ऑप्शन लिख देगा, तो याद रखना। इसी से मिलता-जुलता एक और मैं शब्द लिख दूँ, डिजास्टर से ही है संबंधित, इसका भी फुल फॉर्म याद रखना, SAADRI, पूरा नाम पता है क्या है इसका आपको? इसको कहते हैं साउथ एशिया अलायंस ऑफ डिजास्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट, आई फॉर इंस्टीट्यूट, ठीक? देख लो फिर से, SAADRI, इसको कहेंगे साउथ एशिया अलायंस ऑफ डिजास्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भूलना नहीं बिल्कुल भी इसका फुल फॉर्म। अब यहाँ पर ये जो SAADRI लिखा है इसके बारे में 2-3 बातें समझ लो। सबसे पहले हिंदी में क्या कहेंगे इसको? साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया आपदा अनुसंधान संस्थान गठबंधन, इसको कहते हैं दक्षिण एशिया आपदा अनुसंधान संस्थान गठबंधन, ठीक? अब यहाँ पर आओ, देखो मैं बात कर रहा हूँ SAADRI की, SAADRI की हम बात कर रहे हैं। यहाँ मैंने आपको फुल फॉर्म तो बता दिया, अब इसमें 2-3 बातें और समझो। दरअसल ये जो संगठन है जिसको बोलते हैं साउथ एशिया अलायंस ऑफ डिजास्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसमें जो देश शामिल हैं, इसमें दक्षिण एशिया के जो देश तो शामिल हैं ही, साथ ही साथ कुछ बाहर के देश भी शामिल हैं। अगर हम आपसे पूछें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है या हम कहें इसका सचिवालय ये कहाँ पे है, तो क्या बताओगे? आईआईटी रुड़की, आईआईटी रुड़की, ध्यान रखना। और इसकी जो स्थापना हुई है, स्थापना की घोषणा क्या मुझे बता सकते हो ये कब हुई है? 6 नवंबर को 2020, ये कुछ डेटा है याद रखना, 6 नवंबर 2020 स्थापना की घोषणा हुई, ठीक? क्लियर हो गई बात? और आगे बढ़ें, एक काम और करते हैं, देखो वर्ष है 2015, ये 2015 किससे संबंधित है? एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं ग्लोबल ग्लोबल अलायंस ऑफ डिजास्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी याद रखो। और ये क्योटो विश्वविद्यालय में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है? तो ये कुछ मैंने बातें आपको बताई हैं, कौन कौन सी बातें? एक तो सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र के बारे में याद रखो, SDMC, सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र ये कब बना था और इसकी शाखाएं कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से देश हैं, ये सारी बातें मैं आपको थ्योरी में करा चुका हूँ, तो PDF वहां से डाउनलोड करिए और उसका रिवीजन करते रहिए। SADKN ये क्या है? साउथ एशिया डिजास्टर नॉलेज नेटवर्क है, ठीक? और SAADRI ये क्या है? ये है साउथ एशिया अलायंस ऑफ डिजास्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको बोलते हैं दक्षिण एशिया आपदा अनुसंधान संस्थान। और इसके बारे में अगर आपसे पूछे सचिवालय बताओ तो IIT रुड़की, और इसकी स्थापना की घोषणा हुई थी 9 नवंबर सन 2020 में। इतनी बातें आपने याद कर ली। अब वापस आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7वें का A ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? मैं लिए चलता हूँ आपको 8वें नंबर पे, ध्यान से देखो 8वां क्या कह रहा है? कह रहा है एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर के बारे में ये कथन दिए गए हैं, देख लो अपने हिसाब से कौन सा सही है। इसका मुख्यालय बैंकॉक में है क्या? हाँ ठीक है, इसका मुख्यालय बैंकॉक में है। कह रहा है इसमें भारत, पाकिस्तान और जापान को संस्थापक देशों में शामिल किया गया था, ये गलत हो जाएगा। भारत, पाकिस्तान, जापान, भारत, पाकिस्तान तो है लेकिन जापान ये नहीं है, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। तो केवल और केवल एक सही होगा। कौन सा स्टेटमेंट है? केवल एक, ठीक? आओ जरा देखते हैं, 2-4 बातें समझते हैं। हम आपको लिए चलते हैं एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर के पास, लिख लो एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर्डनेस
सेंटर, ठीक है? तो ये है भाई एशियन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर। अब मुझे 2-3 बातें बताओ। सबसे पहली बात कि इसकी स्थापना बता दो, दूसरी बात इसका 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 हेडक्वार्टर बता दो और तीसरी बात बता दो इसमें कुछ संस्थापक देश कौन-से हैं? ये 3 बातें। स्थापना कब हुई है? 1986 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है बैंकॉक में। बैंकॉक। और इसके संस्थापक देश कौन-कौन से हैं? एक तो हो गया अपना भारत, संस्थापक है, ध्यान रखना। बांग्लादेश, इसके अलावा कंबोडिया, कंबोडिया के अलावा चीन है। चीन के अलावा ये 4 हो गए, चीन के अलावा एक है नेपाल, अपना पड़ोसी देश जो कि नालायक है, पाकिस्तान। इसके अलावा फिलीपींस है, फिलीपींस। फिलीपींस के अलावा अपने दक्षिण में एक नीचे है जिसको बोलते हैं श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल हो गए 9, यानी 8 प्लस 1। एक ये कौन है? ये है भारत। तो भारत के साथ-साथ और कितने देशों ने इसके स्थापना में सहयोग दिया था? 8 देशों ने, जिसको बोलते हैं एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर। भूलोगे नहीं बिल्कुल भी। अब वापस आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9th में देखो, 9 क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के संबंध में सही विकल्प देख लो कौन सा है, उसी हिसाब से आंसर दे दो। सबसे पहला विकल्प कह रहा है कि यह दिवस, ध्यान देना, ये जो दिवस है ये 13 अक्टूबर को पूरे के पूरे विश्व में मनाया जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो, कह रहा है क्या ये स्टेटमेंट सही है? 13 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाते हैं। फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वर्ष 2025 की थीम थी फंड रेजिलियंस नॉट डिजास्टर्स। ये थीम याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भूलना नहीं बिल्कुल भी। 2025 की थीम क्या है? फंड रेजिलियंस नॉट डिजास्टर्स। ये भी ठीक है। फिर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आपदाओं के बारे में जागरूकता लाने और उनकी रोकथाम के लिए वर्ष 1980 में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस की शुरुआत करी थी। ये गलत हो जाएगा, 1980 में नहीं करी थी। तो यहाँ पर केवल और केवल 1 और 2 सही होगा। ठीक है, आओ देखो जरा, कुछ बातें हम आपसे साझा कर लें। सबसे पहले देखो, एक दिवस की बात करते हैं। ये दिवस कौन सा है? इसको बोलते हैं आपदा जोखिम न्यूनीकरण न्यूनीकरण दिवस। भूलना नहीं। इसी की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे बताओ ये दिवस कब मनाया जाता है? आपने बताया 13 अक्टूबर को। और ये पहली बार कब मनाया गया? या हम कहें इसकी पहली बार पहल कब की गई? पहली पहल 1989 में की गई। ठीक, 2025 की थीम मैंने आपको बताई दी है। तो ये बातें हैं कुछ, याद रखो। तीसरा गलत हो जाएगा। यहाँ 1980 नहीं बल्कि यहाँ होना चाहिए 1989। बाकी सब सही है। और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10वें में आ जाओ। 10th क्या कह रहा है? कह रहा है वर्ष 2025 की बात कर लो, सॉरी 2005 की बात कर लो। जापान के कोबे में आयोजित वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के दौरान निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हुई थी? ये पूछ रहा है। बताओ जरा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कह रहा है 2005 में जापान में एक शहर है कोबे। कोबे में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हुआ। इसकी कॉन्फ्रेंस हुई। कह रहा है इस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसकी स्थापना हुई थी? क्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई थी? नहीं, गलत है ये। क्या साइंटिफिक कमेटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ द एनवायरनमेंट की स्थापना हुई थी? नहीं, ये भी गलत है। क्या इंटरनेशनल रिकवरी प्लेटफॉर्म की स्थापना हुई थी? हाँ, ये सही है। एशियन डिजास्टर रिडक्शन सेंटर की स्थापना हुई थी? ये भी गलत है। सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 10वें का हो जाएगा सी। रट्टा मार लो बिल्कुल, ध्यान रख लो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। 11th क्या कह रहा है? 11 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो प्राकृतिक चरम घटना नहीं मानी जाती है? प्राकृतिक घटनाएं क्या होती हैं? सबसे पहले तो ये जानो, क्या भूकंपीय घटना एक प्राकृतिक है? हाँ। क्या वायुमंडलीय तूफान एक प्राकृतिक घटना है? हाँ। ज्वालामुखी उद्भेदन प्राकृतिक घटना है? हाँ, ये भी सही है। और क्या जहरीली गैसों का रिसाव प्राकृतिक घटना है? नहीं, ये गलत है, ये मानव करता है। मानव, जैसे आपने भोपाल गैस त्रासदी वाला कांड देखा होगा, है ना? मनुष्य की गलती थी वहां पे। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। डी ऑप्शन। और आगे बढ़ो जरा, देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले यहाँ पर आओ, प्राकृतिक चरम घटनाएं। ठीक है, प्राकृतिक चरम घटनाएं। देखो,
ये जो प्राकृतिक चरम घटनाएँ हैं, ये कौन-कौन सी हैं? एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे भूकंपीय घटना, ठीक है? हालाँकि अब आजकल भूकंप अगर लाना हो, तो परमाणु परीक्षण किए जाते हैं, उस समय भी भूकंप वगैरह देखा जाता है। तो भूकंपीय घटना, ये एक प्राकृतिक घटना है। इसके अलावा वायुमंडलीय तूफ़ान, ये भी एक प्राकृतिक घटना है। साथ ही साथ बाढ़, इसके अलावा सूखा पड़ गया, तो ये सब प्राकृतिक घटनाएँ हैं। हमारा बस नहीं है इन पर। और इसके अलावा भूमि स्खलन, है ना? ये भी प्राकृतिक घटनाएँ हैं। तो ये सारी प्राकृतिक घटनाएँ, अच्छा अगर हम मानव जनित देखें, मानव जनित चरम घटनाएँ, इनमें कौन-कौन सी आएँगी घटनाएँ? जैसे आपने नाभिकीय विस्फोट जैसी घटना का नाम सुना होगा। आपने ज़हरीली गैसें, या हम कहें गैसों का रिसाव जैसी घटना सुनी होगी, जैसे भोपाल त्रासदी। आपने सुना होगा कहीं नाभिकीय युद्ध हो गया। तो इस प्रकार की जो घटनाएँ होती हैं, वो मनुष्य करता है, ठीक है? तो ये मानवीय जनित हैं, मानव जनित हैं। अब वापस आ जाओ, यही आपसे पूछ रहा था। भूकंप, वायुमंडलीय ज्वालामुखी, ये गलत हो जाएगा, ये मानव जनित है। और आगे बढ़ें? क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बारे क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़ो। बारे में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषताएँ आपदा से संबंधित हैं? मुझे बताओ कौन-सी विशेषताएँ हैं जो आपदा से संबंधित हैं? आपदाएँ प्रकृतिजन्य और मानव जनित प्रकोप होती हैं क्या? क्या ऐसा है? आपदाएँ प्रकृतिजन्य होती हैं या फिर मानव जनित प्रकोप होती हैं? दूसरा कह रहा है कि आपदाएँ शीघ्रता से त्वरित गति से घटती हैं, क्या ऐसा होता है? फिर तीसरा कह रहा है आपदाओं द्वारा कई प्रकार की आर्थिक सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। हाँ, सही है। आपदाएँ प्राकृतिक जन्य भी होती हैं, मानव जनित भी होती हैं, ये भी सही है। और ये शीघ्रता से त्वरित गति से घटती हैं, है ना? ये भी सही है। आपदाओं के द्वारा आर्थिक सामाजिक हानियाँ होती हैं, ये भी सही है। तीनों सही हैं, यहाँ तो उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक? तो क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन। और आगे बढ़ें? 13 में चलो। तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है किस वर्ष न्यू ऑरलियंस शहर में तबाही मचाने वाला हरिकेन कैटरीना अमेरिका के तटों से टकराया था? ये टकराया था 2005 में। 2005, ये याद रखना, इस घटना को काफ़ी जान-माल की तबाही हुई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी उस समय की। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 14 में कह रहा है कि गुजरात में सबसे विनाशकारी भूकंप ये कब आया था? 15 अगस्त को तो नहीं आया था। ये आया था 2 अक्टूबर को, न ये आया था 26 जनवरी को, हाँ, ये 26 जनवरी को आया था 2001 में, ठीक? और ये दोनों ही डेट महत्वपूर्ण है, एक 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये स्पेशल डेट्स हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है सवाल। कई बार यही क्वेश्चन पूछा गया है कि गुजरात में जो विनाशकारी भूकंप आया था, वो किस तिथि को आया था? है ना? तो ये तिथि याद रखना है आपको, 26 जनवरी को आया था। आओ देख लो ज़रा 2-4 बातें। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ गुजरात भूकंप के पास। गुजरात भूकंप, डेट याद रखोगे 26 जनवरी 2001, ठीक है? सुबह का माहौल था, सभी लोग तैयार हो रहे थे, कोई ऑफ़िस जा रहा था, कोई टहलने जा रहा था। लगभग 8:46 का समय था। कहते हैं एक केंद्र था, ये कच्छ जिला का, कच्छ जिला। और आपने तालुका का नाम सुना होगा यहाँ पे, इसका नाम था भचाऊ। और जो यहाँ का गाँव था, जिसके आस-पास इस केंद्र माना जाता है, ये गाँव था चोबारी गाँव। चोबारी गाँव, कहते हैं इसी के आस-पास केंद्र था भूकंप का। और ये जब आया, तो लगभग-लगभग 7.6 तीव्रता का ये भूकंप था और इसने पूरा तहस-नहस करके रख दिया, ठीक है? तो यहाँ पर केवल और केवल आपसे डेट पूछी गई थी और ईयर पूछा गया था। 26 जनवरी 2001 बता दीजिए। और आगे बढ़ो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 15 में चलो। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आपदा पूर्व की घटना है? आपदा पूर्व की अवस्था है, ये कह रहा है। आपदा से पहले कौन-सी क्रियाएँ करी जाती हैं और आपदा के बाद कौन-सी क्रियाएँ करी जाती हैं, इसको देख लो। अवस्था, ये टेबल याद रखना। मैं यहाँ पर टेबल बनाए दे रहा हूँ, इसको याद रखना। अवस्था, और अवस्था में आपदा पूर्व की अवस्था कौन-सी है? और इसके अलावा आपदा या आपदोपरांत की अवस्था, आपदा के उपरांत की अवस्था कौन-सी है? आपदा पूर्व अवस्था है आपदा निरोध। आपदा पूर्व की अवस्था कौन-सी है? आपदा निवारण।
आपदा पूर्व की अवस्था में आपदा तैयारी को रखा जाता है। तो ये जो क्रियाएँ हैं ना, आपदा निरोध, निवारण, तैयारी, ये आपदा से पहले की अवस्थाओं में रखा जाता है इनको। और आपदा के उपरांत में कौन-कौन से रखे जाते हैं? जैसे आपदा जस्ट वेट, इसमें रखा जाता है आपदा के उपरांत इसमें रखा जाता है बचाव कार्य, बचाव और राहत कार्य, ये आपदा के उपरांत, ठीक है? पुनर्वास, ये क्रिया भी आपदा के उपरांत अपनाई जाती है। इसके अलावा पुनर्रचना, पुनर्रचना और रिकवरी, ये सारी की सारी आपदा के उपरांत अपनाई जाने वाली क्रियाएँ हैं। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? कह रहा है आपदा पूर्व अवस्था कौन-सी है? आपदा की तैयारी है, हाँ, ये आपदा की पहले की अवस्था है। बचाव और राहत कार्य ये आपदा के बाद होता है, पुनर्वास भी बाद होगा। चूँकि जब घर बन जाएगा तभी तो आपको वहाँ पर रचनाएँ वगैरह करनी पड़ेंगी, है ना? ए ऑप्शन सही होगा। आपदा अभी आई नहीं है तो उससे पहले ही आप तैयारी कर लोगे। अब जैसे आपने देखा होगा कि जब गाँव वगैरह में आँधी आती है तो उससे पहले तैयारी कर ली जाती है कि भाई अगर कोई सामान पड़ा है जो उड़ने लायक है उसको रख लो अंदर की तरफ, ठीक है? तो 15 का हो जाएगा ए ऑप्शन। 16 देखो, 16 में क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सी अवस्था आपदा के उपरांत शामिल है? यानी कौन-सी अवस्था है जो आपदा के उपरांत अपनाई जाती है? बचाव आपदा के उपरांत है, पुनर्वास ये भी उपरांत है, तैयारी ये पहले होती है, आपदा निवारण ये भी गलत है, तो 1 और 2 सही हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2, ठीक है? और आगे बढ़ें? 17 देखो ज़रा, 17 में क्या कह रहा है? 17 में कह रहा है जस्ट वेट, 16 में सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना? तो 17 में कौन-सा होगा? कह रहा है राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत हुआ था? गौर करना फिर से। एक समिति है, समिति कौन-सी है? राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति। इसका गठन 2005 की किस धारा में हुआ था? तो 8 का बी, इसके अलावा 9 का ए का 2 या 8 का ए का 2 यानी 8 धारा 8 क्लास 2 ये सही होगा। आओ देखो ज़रा, यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करके थोड़ा-सा बताते हैं। सबसे पहले आ जाओ आपदा प्रबंधन विधेयक के पास। कौन से विधेयक के पास चलना है? आपदा प्रबंधन विधेयक अभी हाल ही वाला 2024 वाला, इसके पास चलो और यहाँ से कुछ बातें याद रखो। सबसे पहले ये जो आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 वाला है, मुझे बताओ इसकी इसकी इसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? राष्ट्रपति की आपसे पूछे मंजूरी कब मिली है तो क्या बताओगे आप? मंजूरी मिली है 29/3/2025 को। डेट याद रखना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये जो विधेयक 2024 वाला है, ये लागू कब से हुआ है? तो लागू हुआ है अप्रैल से, यानी 9/4/2025 इससे ये लागू हुआ है, ठीक है? और इसमें 1-2 बातें याद रखो। एक इसमें धारा जोड़ी गई है, हालाँकि ये पूरा अमेंडमेंट मैंने आपको पढ़ाया है, जो महत्वपूर्ण धाराएँ हैं, वो सारी की सारी पढ़ाई हैं। तो एक बार इसका रिवीजन ज़रूर करिए पीडीएफ डाउनलोड करके। इसी में एक धारा जोड़ी गई है, ये धारा है 41 का का, ठीक है? ये 41 का का जोड़ी गई है, किसमें जोड़ी गई है? 2005 के अधिनियम में। अच्छा इस 41 के का में है क्या? यहाँ पर है शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रबंधन प्राधिकरण। आपसे सीधा सवाल पूछेगा, मुझे बताओ शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये किस धारा में है? आप बताओगे 41 के का में है, ठीक है? और आगे बढ़ें। अब आ जाओ यहाँ से कुछ हम फाइनेंस कमीशन के सवाल देख लें। वित्त आयोग ने कौन-कौन सी सिफारिशें दी हैं? पहले वित्त आयोग ने, दूसरे वित्त आयोग ने, तो इससे संबंधित भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला सवाल देखो, कह रहा है किस वित्त आयोग ने आपदा प्रबंधन के संबंध में मार्जिन मनी की अवधारणा पेश की है? फिर से सवाल समझो, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सीधे सवाल पूछेगा कि मुझे बताओ किस वित्त आयोग ने आपदा प्रबंधन के लिए या आपदा प्रबंधन के संबंध में मार्जिन मनी की अवधारणा पेश की है? कौन सा ये आयोग है? तो बताओगे पहला वित्त आयोग है क्या, या दूसरा है, या तीसरा है, या चौथा है? ये है दूसरा वित्त आयोग। दूसरा वित्त आयोग देखो, यहाँ पर आओ जरा, हम बात कर रहे हैं दूसरा वित्त आयोग की, ठीक है? दूसरा वित्त आयोग आपदा के लिए इसने कौन सी सिफारिश दी? आप बताओगे इसने मार्जिन मनी की इसने अवधारणा पेश की है।
तो आपसे पूछे कि मार्जिन मनी की अवधारणा किसने पेश की है? आप बताओगे दूसरे वित्त आयोग ने। ये जो मार्जिन मनी की अवधारणा है, इसका उपयोग क्या होगा? क्या बता सकते हो? इसका उपयोग होगा कि जो मध्यम प्रकृति की आपदाएँ हैं, उनके लिए इसका प्रयोग करना। अर्थात इस मार्जिन मनी की अवधारणा को पेश करने के पीछे लक्ष्य था मध्यम, लिख लो, मध्यम प्रकृति की आपदाओं में इसका इस्तेमाल करना या इसका प्रयोग करना, ये इसका टारगेट था। ये तो बात हो गई दूसरे वित्त आयोग की। एक बात और रिपीट कर लो, रिवीजन कर लो। एक वित्त आयोग ले लो 10th, 10वां फाइनेंस कमीशन। एफसी का मतलब मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, आप समझ जाना, फाइनेंस कमीशन, ठीक, वित्त आयोग। इसने भी कोई सिफारिश दी है क्या? हाँ, इसने भी सिफारिश दी है। एक वित्त आयोग ने कौन-कौन सी सिफारिशें दी हैं, पूरी पीडीएफ मैंने डाली हुई है, जो एग्जाम पॉइंटर नाम से फ़ोल्डर बना हुआ है। उस फ़ोल्डर में जाके पीडीएफ को डाउनलोड करिए और शुरू से लेकर यानी वित्त आयोग नंबर 1 से लेकर अभी 16वें वित्त आयोग तक ने कितनी-कितनी, किसने-किसने सिफारिशें दी हैं, सारी डेटा हमने वहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो उसको आप ज़रूर पढ़िए। 10वां वित्त आयोग। 10वें वित्त आयोग ने कौन सी सिफारिश दी है? ये मुझे बताओ। इसने सिफारिश दी है, इसने कहा है कि एनएफसीआर की स्थापना की जाए। अब सवाल ये आया कि ये एनएफसीआर क्या है? इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष। इसकी स्थापना की सिफारिश किसने दी है? 10वें वित्त आयोग ने। ध्यान रखना, पूछे जा सकते हैं इस तरह के सवाल। 18 के बाद चलो 19 में। इसको ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है? कह रहा है कि राज्य सरकारों के द्वारा एसडीआरएफ के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का कितना प्रतिशत यहाँ पर भरना है आपको, कितना प्रतिशत तक उन आपदाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है जो केंद्र सरकार की आपदाओं की अधिसूचित सूची में शामिल नहीं है, लेकिन उन्हें स्थानीय संदर्भ में आपदाओं के रूप में माना जाता है। फिर से समझो, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ उसको। सवाल आपसे पूछ रहा है, कह रहा है मुझे बताओ, राज्य सरकारों के द्वारा, गौर करना, एसडीआरएफ के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का कितना प्रतिशत उन आपदाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है जो केंद्र सरकार की आपदाओं की अधिसूचित सूची में शामिल नहीं है, लेकिन शर्त क्या है? कह रहा है लेकिन उन्हें स्थानीय संदर्भ में आपदाओं के रूप में माना जाता है। कितना प्रतिशत अलॉट हुआ है, ठीक है, या हम कहें कितना प्रतिशत उपयोग किया जा सकता है? आंसर होगा 10%। ये बिल्कुल रट्टा मार लो इसको, ये डेटा। और आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। 20 क्या कह रहा है? कह रहा है 13वें वित्त आयोग के अनुसार एसडीआरएफ में योगदान को एसडीआरएफ में योगदान को केंद्र और राज्यों के बीच सामान्य श्रेणी किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए? एसडीआरएफ में योगदान को केंद्र और राज्यों के बीच किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए? यहाँ पर दे दिया है कंडीशन, सामान्य श्रेणी पूछ रहा है आपसे। जब भी कभी सामान्य श्रेणी पूछे तो 75:25 का होगा, और अगर आपसे पूछे विशेष राज्यों की विशेष श्रेणी तो 90:10 होगा आंसर। ठीक, ये बात हो रही है 13वें वित्त आयोग की। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 75:25 यानी कि सी ऑप्शन। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? फिर से देख लो एक बार, कंफ्यूज ना होना। हम 16वें वित्त आयोग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 13वें वित्त आयोग की। कह रहा है कि 13वें वित्त आयोग के आधार पर एसडीआरएफ में योगदान को केंद्र और राज्यों के बीच किस अनुपात में साझा किया जाता है? सवाल पूछा है आपसे सामान्य श्रेणी के राज्यों में मुझे बताना, तो आंसर होगा 75:25। वहीं अगर विशेष की पूछ देता तो 90:10 हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ें और देखो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 में। यहाँ पर दिया है 16वें वित्त आयोग का सवाल। कह रहा है कि मुझे बताओ 16वें वित्त आयोग के आधार पर 2026-27 से 30-31 के लिए एसडीआरएफ और एसडीएमएफ के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है या आवंटित करने की सिफारिश की गई है, ये पूछ रहा है। एसडीआरएफ के लिए और एसडीएमएफ के लिए कब से कब तक के लिए? 2026 से लेकर 31 तक के लिए। किसके सिफारिश के आधार पर पूछ रहा है आपसे? 16वें वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर आपसे पूछ रहा है। कह रहा है राशि बता दो, बता दो इनको, यहाँ पर आओ। आयोग अगर इस तरह का सवाल पूछे तो बता देना कि भैया टोटल राशि अगर आप पूछते हो तो आंसर होना चाहिए 204401 करोड़ रुपए। ये है टोटल राशि। और इस राशि में जो प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है? 1 मिनट। प्रत्येक वर्ष जो वृद्धि हो रही है वो 5% हो रही है। ये भी डेटा याद रखना। आपसे सवाल पूछेगा प्रत्येक वर्ष कितनी वृद्धि होगी राशि में, तो 5%। ये लगभग है, ठीक है? लगभग 5% की वृद्धि दर्शाई जाएगी। और ये जो टोटल राशि है, अब इसमें मुझे अंश बता दो। एसडीआरएफ का क्या है?
163521 करोड़ रुपए। और अगर आपसे पूछे SDMF का क्या है तो आप क्या बताओगे? 40880 करोड़ रुपए। इतनी 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 बातें हैं, आप इनको याद रखो। तो टोटल राशि पूछ दे तो 204401 करोड़ रुपए। प्रति वर्ष कितनी वृद्धि हो रही है या होगी? 5% राशि में वृद्धि होगी प्रति वर्ष। और SDRF को कितना मिला? 163521 करोड़ रुपए। और SDMF को कितना मिला है? 40880 करोड़ रुपए। वापस चलें, 21 का हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। अब आ जाओ, मैं कहाँ ले चलूँ आपको? 22, 22 में देखो। 22 कह रहा है कि मुझे बताओ 16वें वित्त आयोग के आधार पर आवंटित राशि में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का प्रावधान किया गया है? मैंने अभी बताया था आपको, वार्षिक वृद्धि अगर पूछ ले तो क्या बताओगे? 5%। ठीक है, और आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ो ध्यान से। 23 कह रहा है कि सर्पदंश यानी स्नैक बाइट, सर्पदंश के लिए पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश ने कितने जिलों में शुरू किया था? ये 3 जिलों में शुरू किया गया था। सर्पदंश से संबंधित सवाल है। देखो, मैं अगर बात करूं आपसे, जस्ट वेट, सर्पदंश की, तो सर्पदंश में मुझे आप बताओ कि ये जो पायलट प्रोजेक्ट है, जस्ट वेट, ये जो सर्पदंश है इसके बारे में अगर आपसे पूछे कि मुझे बताओ पायलट प्रोजेक्ट ये शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कितने जिलों से? आप बताओगे 3 जिलों से इसको शुरू किया गया। और ये 3 जिले हैं कौन-कौन से? तो एक है बाराबंकी, बाराबंकी के अलावा दूसरा कौन है? इसको बोलते हैं गाजीपुर, और तीसरे को बोलते हैं सोनभद्र। इनके नाम याद रखने। अब वापस आ जाओ, यही तो पूछ रहा है आपसे। 3 जिलों से शुरू हुआ है। और दूसरे सवाल में आपसे कह रहा है कि मुझे बताओ सर्पदंश के लिए पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने किन जिलों से शुरू किया है और उसमें कौन-सा जिला शामिल नहीं है? किन जिलों से शुरू किया है अगर ये पूछे, हालाँकि जिले यहाँ पर दिए हैं बाराबंकी, गाजीपुर और सोनभद्र। ये प्रतापगढ़ इसमें शामिल नहीं है, तो डी गलत हो जाएगा। ठीक है? आपसे पूछे किन जिलों से शामिल किया है तो क्या बताओगे? बाराबंकी, गाजीपुर, सोनभद्र। और कौन इसमें शामिल नहीं है? तो प्रतापगढ़। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाओ। 25 क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे बताओ वर्तमान में भारत को कितने भूकंपीय जोनों में बांटा गया है? आप बताओगे 5। 5 नहीं है, आप बताओगे 4। हालांकि पहले अभी 5 हो गए थे, कुछ समय के लिए 5 रहे हैं, 2-4 महीनों के लिए, लेकिन फिर से ये नोटिफिकेशन बदल दी गई है, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लो 2-3 बातें इसी से संबंधित। देखो, वर्तमान में भूकंपीय जोन अगर आपसे पूछ ले तो आप कितने बताओगे? आप बताओगे 4। हालाँकि कुछ समय पहले तक ये 5 थे। लेकिन फिर से सरकार ने जो नोटिफ़िकेशन निकाली थी, वो नोटिफ़िकेशन वापस ले ली है, चूँकि निर्माण कार्य में काफ़ी समस्याएँ आ रही थीं। तो अब सवाल ये बनता है कि ये 4 ज़ोन हैं कौन-कौन से? ये 4 ज़ोन हैं, एक है क्षेत्र या हम कहें ज़ोन 1, ठीक है? या ऐसे लिख लो, क्षेत्र 2 कैटेगरी सेकंड, और दूसरा क्षेत्र 3rd कैटेगरी, इसके अलावा चौथी कैटेगरी, और इसके अलावा क्षेत्र 5 कैटेगरी। अब इसमें ये जो कैटेगरी मैंने लिख दी है, इसके फीचर्स आपसे पूछ सकता है कि भूकंप क्षेत्र ये जो दूसरा वाला है, ये कैसा है? ये निम्न क्षेत्र है, यानी यहाँ पर बहुत कम संभावनाएँ हैं। फिर इसके अलावा ये मध्यम क्षेत्र है, ठीक है? और इसके अलावा चौथा जो है, वो उच्च क्षेत्र है। यहाँ पर ज़्यादा संभावना है भूकंप आने की। और ये जो 5वाँ है, ये अति उच्च है, अति उच्च क्षेत्र है। अब यहाँ पर देखो ज़रा, क्या कह रहा था? कि भूकंप ज़ोन कितने भूकंप ज़ोनों में बाँटा गया है? तो आपने क्या बताया? 4। अब 5 मत करना, चूँकि इस नोटिफ़िकेशन वो वापस ले ली गई है, जो सरकार ने दिसंबर में संभवतः जारी किया था, दिसंबर 2025 में। अब यहाँ पर देखो, 26 में क्या कह रहा है? कह रहा है जो भूकंपीय ज़ोन 4 है, ये क्या दर्शाता है? 4 दर्शाता है हाई रिस्क, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाई रिस्क, भाई दूसरा मैंने क्या बताया? ये निम्न, निम्न का मतलब है लो, ठीक? मॉडरेट मध्यम यानी ये है तीसरा ज़ोन, और हाई ये है चौथा ज़ोन, और वेरी हाई रिस्क ये है 5वाँ ज़ोन।
5वां ज़ोन याद रखो। यहाँ पर 1-2 बातें और बताता हूँ मैं आपको। देखो, हुआ क्या है कि अभी 2025 की खबर है। 2025 में हमारी जो भारत सरकार है ना, भारत सरकार ने इसमें ज़ोन 6 जोड़ा था। तो इस प्रकार से टोटल ज़ोनों की संख्या हो गई थी 5। लेकिन अब ये जो ज़ोन 6 है, इसे रद्द कर दिया गया है। ये रद्द हो गया है और फिर से वही पुराना नियम लागू कर दिया गया है 2016 वाला और सरकार ने पुराना मानक नियम फिर से लागू किया है 2016 वाला जिसमें 4 ज़ोन हैं। ठीक है? तो ये सही हो जाएगा, 4 ज़ोन। अब आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाओ। 27 क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ो इसको। 27 में कहा गया है कि भारत की बहु-आपदा पूर्व चेतावनी निर्णय समर्थन प्रणाली, इसे कब लॉन्च किया गया? 2025 में लॉन्च किया गया था क्या? नहीं। ध्यान दो, भारत की बहु-आपदा पूर्व चेतावनी निर्णय समर्थन प्रणाली, बहु-आपदा पूर्व चेतावनी निर्णय समर्थन प्रणाली इसे लागू किया गया है या हम कहें लॉन्च किया गया है 2024 में। ठीक है? 2024 में। देख लो इसके बारे में 2-3 बातें। नाम क्या है? भारत की बहु-आपदा बहु-आपदा पूर्व चेतावनी निर्णय समर्थन प्रणाली। जस्ट वेट। चेतावनी निर्णय समर्थन प्रणाली। अगर आपसे इसके बारे में सवाल पूछ ले कि मुझे बताओ इसे लॉन्च कब किया गया? तो बता देना 2024 में। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? क्यों इसे लॉन्च किया गया या हम कहें ये प्रणाली क्यों विकसित की गई थी? तो इसको विकसित करने के पीछे कारण था जो मौसम संबंधी जानकारियाँ होती हैं, उनको तेज़ी से एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना। लिख लो, मौसम संबंधी जानकारियों को मौसम संबंधी जानकारियों को तेज़ी से एकत्र करना और इनका विश्लेषण करना। ये बातें हैं। अब वापस आ जाओ 28 में चलें? 28 में? देखो, कह रहा है आपदा जोखिम तन्यकता आकलन रूपरेखा रिपोर्ट ये किसने जारी की है अभी हाल ही में? आप बताओगे ये जारी की है दूरसंचार विभाग ने और सीडीआरआई ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें समझ लो। एक तो मैं आपको बताता हूँ सीडीआरआई के बारे में। सीडीआरआई इसके बारे में ध्यान रखना। बहुत सारी बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं सीडीआरआई के बारे में। एक तो ये बात है कि इसका नाम मुझे बताओ। आप बताओगे इसको कहते हैं आपदा प्रतिरोधी आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन इसे कहा जाता है या हम इंग्लिश में कहें तो कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर ये कह सकते हैं इसको। फिर मुझे बताओ कि इसकी स्थापना कब हुई? 2019 में। क्या मुझे बता सकते हो कि इसका सहायक सचिवालय कहाँ पे है? हाँ, इसका जो सहायक सचिवालय है ये है नई दिल्ली में। ठीक है? और ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन, इसका शुभारंभ ये किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, मोदी साहब ने। अच्छा मुझे ये बताइए, मोदी साहब ने किया तो कहाँ से किया? स्थान क्या है? आप बताओगे न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क से किया है। न्यूयॉर्क काहे गए थे? मतलब कौन-सा सम्मेलन हो रहा था? कोई सम्मेलन वगैरह हो रहा था क्या? हाँ, एक सम्मेलन हो रहा था। कौन-सा? इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन। तो इसी सम्मेलन में ये लॉन्च किया गया था 2019 में। भूलना नहीं, बिल्कुल भी याद रखना। सीडीआरआई कहते हैं कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इसको कहा जाता है और आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन इसे हिंदी में कहेंगे। 2019 में इसकी स्थापना होती है। सहायक सचिवालय नई दिल्ली में है। मोदी जी ने इसको शुरू किया और न्यूयॉर्क से और सम्मेलन था उस समय यानी किस सम्मेलन में इसको लॉन्च किया गया था? संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन। यहाँ तक बात समझ पाए? अब वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 28 का हो जाएगा आपका सही उत्तर ए ऑप्शन। ठीक है? और आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाओ। 29 को पढ़ो ध्यान से। 29 में कह रहा है कि एनडीएमआईएस
इसमें एम का अर्थ मुझे बता दो। NDMIS। पहले मैं 2-3 आपको शब्द लिखता हूँ आपके लिए, इनके फुल फॉर्म याद रखना। डिज़ास्टर से संबंधित हैं, पूछे जा सकते हैं। एक तो आप याद रखो NDMIS, इसका पूरा नाम याद रखना। और एक शब्द मैं लिख रहा हूँ ND, जस्ट वेट, ये है NDEM, ये याद रखना। अब यहाँ पर लिखा है NDMIS, इसका मतलब क्या होता है? नेशनल डिजास्टर, एम का मतलब हो जाएगा मैनेजमेंट। 3 शब्द तो यही है, लिख लो। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। अब यहाँ पर लिखा है IS, IS का मतलब हो जाएगा इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। एम का मतलब क्या है, यही तो पूछ रहा था। एम का मतलब हो जाएगा मैनेजमेंट। अब एक शब्द मैंने और लिखा है NDEM, इसका मतलब क्या है? आप बताओगे। इसको कहते हैं नेशनल डेटाबेस। डी हो गया। EM का मतलब होता है इमरजेंसी मैनेजमेंट मैनेजमेंट, याद रखो। ठीक है। तो ये हैं शब्द NDEM, नेशनल डेटाबेस इमरजेंसी मैनेजमेंट, और NDMIS का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आप आगे बढ़ो जरा। कह रहा है कि ये शब्दावलियां हैं: रिस्क, हैजार्ड, वल्नरेबिलिटी, एक्सपोजर, कैपेसिटी, कोप। इनमें आपस में संबंध दर्शाने वाला सही फार्मूला कौन सा है? संबंध दर्शाने वाला सही फार्मूला है रिस्क इक्वल टू हैजार्ड, वल्नरेबिलिटी, एक्सपोजर बटे कैपेसिटी टू कोप। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रटा मार लो, हालांकि ये एक बार में पूछा गया था, आप इसको याद रखो फिर से। अच्छा, इसकी परिभाषाएं भी याद रखनी है कि हज़ार्ड किसे कहते हैं, वल्नरेबिलिटी क्या है, एक्सपोज़र किसे कहा जाता है, कैपेसिटी टू कोप किसे कहा जाता है। तो इसकी पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कराई हुई है, ठीक है? और ये एग्ज़ाम पॉइंटर फ़ोल्डर बना हुआ है, वहीं पर पीडीएफ पड़ी हुई है, तो आप एक बार सरसरी नज़र से पूरा टॉपिक इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट देखो 31, यूपीएसडीएमए। यूपीएसडीएमए इसकी स्थापना कब होती है? 2011। और आगे बढ़ें? अच्छा, यहाँ पर मुझे 2 सवालों के जवाब दे दो पहले। देखो, यूपी यूपीएसडीएमए, सबसे पहले तो आपसे पूछेगा मुझे बताओ इसकी स्थापना, तो आप बताना 12 जनवरी 2011। ठीक है। फिर आपसे पूछेगा मुझे बताओ ये जो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसे मुझे बताओ इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, इनका नाम है योगेंद्र डिमरी। योगेंद्र डिमरी साहब हैं ये उपाध्यक्ष। अब वापस आ जाओ 31, 31 के बाद चलो 32 में, 32 के पास। 32 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष लखनऊ में मौसम विज्ञान वेधशाला को स्थापित किया गया था? आप बताओगे 1894। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1894। अब देखो, बहुत सारी बातें हैं। मैं आपको लिए चलता हूँ लखनऊ, और लखनऊ में है मौसम केंद्र। तो मैं आपको लिए चलता हूँ मौसम केंद्र लखनऊ के पास। मुझे बताओ कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? 6 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर 1894 में, 1894 में। ठीक है। 1894, 1894। यहाँ तक क्लियर होगी बात? तो ये है लखनऊ में मौसम विभाग को स्टैब्लिश किया गया, वेधशाला बनाई गई थी। एक पत्रिका है, आपने नाम सुना होगा, क्षितिज। ये पत्रिका आपसे पूछी जा सकती है। आपसे कहेगा कि मुझे बताओ ये पत्रिका कौन प्रकाशित करता है? तो यही मौसम केंद्र लखनऊ, मौसम केंद्र लखनऊ से इसका प्रकाशन होता है। ठीक है। और अपने उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे हवाई अड्डे भी हैं जहाँ पर मौसम कार्यालय अवस्थित है, देख लो, बहुत सारे हैं। इसकी लिस्ट आप याद रखना, मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिखता हूँ। यूपी के, उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हवाई अड्डे हैं? क्या कौन से ये? जहाँ पर जहाँ पर मौसम कार्यालय मौसम कार्यालय स्थित है। तो ये कौन कौन से हैं? इसमें से एक हो गया चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। ठीक है, ये अमौसी वाला है। और दूसरा कौन सा है? ये है बाबतपुर।
बाबतपुर हवाई अड्डा। ये कहाँ पर है? वाराणसी वाला है। और एक याद रखो, ये है फुरसतगंज हवाई अड्डा। हवाई अड्डा। और ये रायबरेली वाला है। ठीक, और भी कई सारे हवाई अड्डे हैं आदि। अब वापस आ जाओ। एक सवाल 32 का सी ऑप्शन हो जाएगा। एक सवाल दिया है 33 नंबर। इस 33 को ध्यान से पढ़ो और समझो कि ये क्या कहना चाहता है। 33 नंबर कह रहा है कि भैया मुझे बताओ, आईसीएआर द्वारा निकरा, NICRA, इसे कहा जाता है निकरा, इसको इसने कब शुरू किया था? ये पूछ रहा है। 2011 में इसको शुरू किया गया था। अब ये निकरा क्या है, इसके बारे में जान लो। NICRA, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे। तो NI का मतलब हो जाएगा नेशनल इनोवेशंस इन। CRA का मतलब क्या होगा? CRA का मतलब होगा क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, याद रखना। ये है निकरा। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 2011 में। ठीक है, अब वापस आ जाओ। तो 33 का हो जाएगा बी ऑप्शन। मैं लिए चलता हूँ आपको 34 में। 34, ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि बिजली गिरने का कारण क्या है? बिजली गिरने का कारण सीधा होता है बादल के विभिन्न भागों के बीच आवेशों का प्रवाह। ये सही हो जाएगा, आवेशों का प्रवाह। यहाँ पर देखो, कुछ बातें मैं लिखे देता हूँ। एक शब्द आपने सुना होगा, गर्जना। गर्जना, ये गर्जना सीधे से आपसे डिफाइन करवाता है, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा कि गर्जना क्या है या ये किससे संबंधित है। ध्यान रखना, एक लाइन याद रखोगे इसमें, की पॉइंट। ये ये जो गर्जना है, ये वायु के तीव्र प्रसारण से उत्पन्न ध्वनि होती है। उत्पन्न ध्वनि होती है, ठीक है, याद रखो। और बिजली से संबंधित है तो मैं एक एप्लीकेशन आपको बताता हूँ। ये है दामिनी ऐप। दामिनी ऐप, इसका उद्देश्य पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। याद रखना, क्या करती है ये दरअसल बिजली गिरने की जानकारी देता है। तो लिख लो, वास्तविक समय में, वास्तविक समय में यह बिजली गिरने की, बिजली गिरने की जानकारी देता है। ठीक है, वैसे भी आप नाम पढ़ के समझ गए होंगे, दामिनी बिजली का पर्याय होता है ये। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? और आगे बढ़ें? अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट भी आपसे पूछता है, तो ये रिपोर्ट भी याद रखना। एक रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं वार्षिक वज्रपात। वार्षिक वज्रपात एसोसिएटेड रिपोर्ट। आपसे पूछेगा, मुझे ये बताओ, ये जो रिपोर्ट है इसे कौन जारी करता है? इसका जारीकर्ता कौन है? ये कौन प्रकाशित करता है? तो इसका नाम याद रखना, दरअसल ये प्रमोशन काउंसिल है। इसको बोलते हैं क्लाइमेट, क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल। प्रमोशन काउंसिल, ठीक है, ये है। तो आपसे पूछे वार्षिक वज्रपात एसोसिएटेड रिपोर्ट कौन जारी करता है, आप बताओगे क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल। दैट्स इट। तो ये 3-4 बातें भूलना नहीं। गर्जना किससे संबंधित है? वायु के तीव्र प्रसारण से उत्पन्न ध्वनि से। दामिनी ऐप क्या करता है? बिजली गिरने की जानकारी देता है। रिपोर्ट कौन सी है? वार्षिक वज्रपात एसोसिएटेड रिपोर्ट, इसे जारी करता है क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, अब वापस आ जाओ। 34 के बाद मैं आपको लिए चलता हूँ 35 में। 35 के पास चलो जरा, तब तक मैं पानी पी लूँ। 35, ध्यान से पढ़ो इसको। 35 कह रहा है कि राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? बता दो इनको, हैदराबाद में है। ठीक है, कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और आगे बढ़ो जरा। विनाशकारी लातूर भूकंप महाराष्ट्र, ये किस वर्ष आया था, या ये भूकंप किस वर्ष हुआ था? ये घटना कब हुई थी? तो 1989 में हुई थी क्या? 99, 1993 या फिर 2004? ये हुई थी 1993 में। सी ऑप्शन इसका सही होगा। याद रखना, ये काफी भयावह घटना थी, तो आपसे पूछी जा सकती है। और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 37 में आ जाओ। कह रहा है भारतीय मौसम विभाग की स्थापना, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में ये कहाँ पर
किस जगह पर मुख्यालय के साथ हुई थी? तो सबसे पहले ये हुई थी कोलकाता में इस्टैब्लिश, कोलकाता। यहाँ से 2 सवाल पूछे जाते हैं आपसे, देख लो। मैं बात कर रहा हूँ एक विभाग की, इस विभाग का नाम है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आपसे इसकी स्थापना पूछेगा, बता देना। कब बताओगे? 1875 बताना। आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछेगा, क्या बताओगे? हेडक्वार्टर बताना। पहले इसका कोलकाता था, फिर कोलकाता से ट्रांसफर हुआ कहाँ गया? शिमला गया। फिर शिमला से ट्रांसफर हुआ कहाँ गया? पूना गया। फिर पूना से ट्रांसफर हुआ दिल्ली आया। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि मुझे बताओ, जस्ट वेट, आपसे पूछे मुझे बताओ वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप बताओगे दिल्ली में है। ठीक है। और पहले कहाँ था? कोलकाता में। सीक्वेंस में सजाने के लिए बोले तो इस प्रकार से सजा देना, पहले कोलकाता, फिर शिमला, फिर पूना, फिर दिल्ली। अब वापस आ जाओ। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखो, यहाँ पर 2 बातें, दरअसल 1 नहीं। ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? एक सवाल आपसे ये पूछ सकता है, छोटा-सा सवाल। आप बता देना, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। और अगर आपसे पूछे कि मुझे बताओ इसका पहला अध्यक्ष कौन था? पहला अध्यक्ष भी पूछ सकता है, तो कौन बताओगे? अध्यक्ष नहीं, दरअसल ये जो संस्था है, यहाँ पर महानिदेशक शब्द का इस्तेमाल होता है। महानिदेशक, तो आपसे पूछेगा पहला महानिदेशक, है ना? तो ये पूछे तो क्या बताओगे? आप बताओगे जॉन एलियट। और अगर पूछे वर्तमान में, तो वर्तमान में बता देना, नाम है मृत्युंजय महापात्राव। मृत्युंजय महापात्रा। इतनी बातें हैं आपके लिए, याद रखो। और आगे बढ़े, जस्ट वेट, मैं कहाँ था? 37 में। चलो 38 की तरफ प्रस्थान करते हैं। 38 में कह रहा है कि भारत मौसम विज्ञान मुख्यालय को उसकी स्थापना के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से अपना सही उत्तर चुनिए। मौसम विज्ञान संस्थान, इसको इसका जो मुख्यालय था पहले कोलकाता से शुरू हुआ। ठीक है? बी पहले आएगा। फिर कहाँ गया? मैंने आपको पूरी टेबल बताई थी। कोलकाता से गया था शिमला, फिर सी आ जाएगा, फिर गया पुणे, डी आ जाएगा, फिर लास्ट में आया दिल्ली, ए आ जाएगा। सी बी सी डी ए, देखो बी सी डी ए, डी ऑप्शन। 39 में आ जाओ। 39 क्या कह रहा है? 39 में कहा गया है कि हिमस्खलन निम्नलिखित में से किस आपदा का एक प्रकार है? हिमस्खलन पूछ रहा है, तो ये स्थलीय है। ये कैटेगरी याद रखना, हिमस्खलन किस प्रकार की आपदा का एक प्रकार है, तो आप बताओगे, हिम को देखकर आप पानी वाला मत लगा देना, हिमस्खलन ये स्थलीय होगा। 40 में आ जाओ, 40। 40 में कहा है, कौन सी प्राकृतिक आपदा में पहाड़ से बर्फ, हिम, चट्टानों का बड़े पैमाने पर नीचे की ओर जब ये खिसकती हैं, तो उसे किस प्रकार की आपदा माना जाता है? इसे हिमस्खलन कहा जाता है। भाई ऊपर से बर्फ नीचे आ रही है, हिम स्खलित हो गई, है ना? तो हिमस्खलन। 41 देखो, कौन सा मंत्रालय है भारत में सभी आपदा प्रबंधन गतिविधियों की देखरेख करता है, समग्र समन्वय के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है? रक्षा भी नहीं होगा, पृथ्वी भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर होना चाहिए गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय। 41 का हो जाएगा सी ऑप्शन। और आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 42 में देखो, 42। वह भारत में चक्रवात की चेतावनी और निगरानी के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? चक्रवात की चेतावनी और निगरानी के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, ये पूछ रहा है। केंद्रीय जल आयोग, या फिर रिमोट सेंसिंग, ये भी गलत है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये गलत है। यहाँ पर चक्रवात हो रहा है ना, तो चक्रवात तो मौसम में आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही होगा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, डी ऑप्शन सही होगा। 42 का डी। और आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 43 में आ जाओ। 43 कह रहा है, प्राकृतिक आपदाओं के वैज्ञानिक वर्गीकरण के अंतर्गत सुनामी, ज्वालामुखी, विस्फोट, ये किस श्रेणी में आते हैं? ये फिजिकल में आते हैं, जियोफिजिकल, यानी भूभौतिकीय में आते हैं ये तो। 44 में आ जाओ। 44 क्या कह रहा है? कौन सा प्राकृतिक आपदाओं का उदाहरण है?
विस्फोट प्राकृतिक आपदा नहीं है। विषाक्त अपशिष्ट का रिसाव प्राकृतिक आपदा नहीं है। बांधों का टूटना ये भी नहीं है। और ये सुनामी है। ये एक प्राकृतिक आपदा है। 45 में क्या कह रहा है? 45 में कहा गया है, ध्यान दो, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा उत्तरोत्तर बढ़ती है और अधिक से अधिक लोग इसमें जान गंवाते हैं? भूकंप एक बार आया तो बहुत जल्दी वो ठहर जाता है। ठीक है, तो ये नहीं है। यहाँ कह रहा है उत्तरोत्तर बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, इस प्रकार से। और बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर मारे भी जाते हैं। ज्वालामुखी ऐसा नहीं होता है। आमतौर पर आबादी वहां पर बसती नहीं है जहाँ ज्वालामुखी फटते हैं। ठीक, तो लोग जान गंवाने का यहाँ खतरा ही नहीं। महामारी में आ जाओ, ये सही है। आपने देखा होगा, अगर इतिहास पढ़ा होगा, तो पता चला प्लेग फैल गया किसी गाँव में, और वो फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है, फैल रहा है। अगर ठीक से दवा नहीं मिल पाई तो वो पूरे के पूरे, आप इतिहास पढ़िए, पूरे के पूरे गाँव साफ हो जाते थे। पता चला आस-पास 20 गाँव थे, 20 गाँव में प्लेग फैल गया, खत्म पूरा खेल। अभी आपने कोविड-19 तो देखा होगा ना? अगर ये वैक्सीन वगैरह ना चलता, तो फिर न जाने कितनी आबादी खत्म हो जाती। ठीक, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाए, तो फिर क्या होगा? ये बीमारियाँ लगातार फैलेंगी, ग्राफ ऐसे एकदम ऊपर जाता है और बहुत सारे लोग अपनी जान को गँवा देते हैं। तो सी ऑप्शन सही होगा। 46 देखो, 46 में क्या कह रहा है? 46 में कह रहा है कि संकट और आपदा में क्या अंतर है? संकट प्राकृतिक होता है, लेकिन आपदा कृत्रिम होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। संकट में जीवन के विभिन्न रूपों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। हाँ, आपदा संकट का वास्तविक अनुभव होता है। हाँ, ये सही है। आपदा संकट का वास्तविक अनुभव होता है। इसके अलावा और आगे बढ़ो। संकट वास्तविक अनुभव है। आपदा प्राकृतिक घटना है। आपदा केवल प्राकृतिक नहीं है, मानवीय भी हो सकती है। संकट वास्तविक है और आपदा मानव निर्मित है ना? तो यहाँ बी ऑप्शन होना चाहिए। बी, संकट में जीवन के विभिन्न रूपों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है और आपदा संकट का वास्तविक अनुभव होता है। फिर आ जाओ आप 47 में। 47 को ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है? कह रहा है देख लो, संस्थान देख लो और उनकी लोकेशन की पहचान कर लो। आर्यभट्ट भू सूचना विज्ञान एवं अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ये शिमला में है क्या? हाँ। भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान, ये गांधीनगर में है क्या? हाँ, ये भी सही है। एरो स्पेस और रक्षा सूचना केंद्र विधि विश्वविद्यालय, ये हैदराबाद में है, ये भी ठीक है। सारे के सारे सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन। फिर आ जाओ 48 में। 48 में कह रहा है कि नेस्ट रोव इंडेक्स का मतलब क्या है? इसका संबंध किससे है? नेस्ट रोव इंडेक्स जहां कहीं दिख जाए तो तुरंत ध्यान लगाना, ये जंगल की आग से संबंधित है। जंगल की आग के आकलन से। ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 48 का ए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49 में। 49 में क्या कह रहा है? कह रहा है राष्ट्रीय वन अग्नि कार्य योजना, ये कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी 2018 में। 2018, यहाँ पर आओ जरा। इसको बोलते हैं NAPFF, ये कहा जाता है इसे। क्या कहेंगे? फुल फॉर्म में क्या कहेंगे? इसको कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर्स। लिख लो, नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर। ठीक है, फॉरेस्ट फायर्स। अच्छा, एक्शन प्लान से मुझे एक दो बातें याद आ रही हैं। पहले मैं इनको बता दूं आपको। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित है, ये याद रखना। ये है नेशनल नेशनल वाइल्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। एक्शन प्लान, आपसे इसमें 3 एक्शन प्लान पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही पूछा जा सकता है कि जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है, ये कॉन्सेप्ट आया कब? ये आया है 1983 में, 1983 में। दरअसल 1983 में बोर्ड की बैठक होती है। सवाल मेरा ये है, ये बोर्ड की जो बैठक हो रही है, ये कौन से बोर्ड की हम बात कर रहे हैं? ये है वन्य जीव बोर्ड। इसको बोलते हैं भारतीय वन्य जीव बोर्ड। इसकी बैठक हुई 15वीं, और इसी बैठक में ये कॉन्सेप्ट आया 1983 में। ठीक, तो इसमें आपको 3 कार्य योजनाएँ तैयार करनी है। कार्य योजनाएँ, इनके नाम याद रखना और दरअसल इनकी अवधि याद रखना, ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो एक्शन प्लान है, कार्य योजनाएँ हैं, इनको बोलते हैं नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। देखो, आपसे पूछेगा पहली कार्य योजना की अवधि मुझे बताओ, फिर आपसे पूछेगा दूसरी कार्य योजना की अवधि मुझे बताओ, और फिर आपसे पूछेगा थर्ड कार्य योजना की अवधि मुझे बता दो। ये आपसे पूछ सकता है। पहली जो कार्य योजना है, 1983 से लेकर 2001 तक रही। दूसरी कार्य योजना
2002 से लेकर 2016 तक रही और ये जो तीसरी कार्य योजना है, ये 2017 से लेकर 2031 तक है। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप हमारी? तो ये बातें हैं, याद रखो। अब वापस आ जाओ। 49 का सही उत्तर हो जाएगा बी। 50 की तरफ चलो ज़रा, 50 की तरफ चलो। कह रहा है भारत सरकार ने 2019 में कितने राज्यों के लिए भूस्खलन जोखिम जोखिम शमन योजना को शुरू किया था? भारत सरकार ने 4 राज्यों के लिए शुरू किया था। भारत सरकार ने 4 राज्यों के लिए शुरू किया था, ध्यान दो ज़रा। हम बात कर रहे हैं भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण या हम न्यूनीकरण योजना की बात हम कर रहे हैं। भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण योजना, ठीक है? ये जो योजना है कब से शुरू हुई? 2019 में इसको मान्यता दी गई और सरकार ने कहा कि हम 4 राज्यों से इसे शुरू कर रहे हैं। ये 4 राज्य कौन-कौन से हैं? इनके नाम याद रखना। एक है सिक्किम, दूसरा राज्य है मिज़ोरम, तीसरा राज्य है नागालैंड और चौथा राज्य कौन-सा है? ये है उत्तराखंड, ठीक है? इनके नाम याद रखो। तो यही आपसे पूछ रहा था कि बताओ भाई 2019 में केंद्र ने कितने राज्यों के लिए भूस्खलन जोखिम शमन योजना को शुरू किया है? ये चौथा हो जाएगा। बी ऑप्शन यानी कि 4 कौन-कौन से हैं? तो सिक्किम, मिज़ोरम, नागालैंड और उत्तराखंड ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर आओ, हम शुरुआत कर रहे हैं दूसरे खंड की। दूसरा खंड कौन-सा है? आपदा प्रबंधन अधिनियम जिसमें एनडीएमए, एसडीएमए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ इन सब के कार्य और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछे जाएँगे। सबसे पहला सवाल देखो, कह रहा है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के संबंध में सही विकल्प की पहचान कर लो। 2005 का जो अधिनियम है, ये स्टेटमेंट दिए हैं। इसमें टोटल 11 अध्याय हैं, 79 धाराएँ हैं, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम का अध्याय 5 आपदा प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उपायों को संदर्भित करता है। क्या ये सही है? अध्याय जो 5 है, वो आपदा प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उपायों को बताता है। हाँ, ये भी सही है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद कहा ये गया है कि इस अधिनियम को भारत सरकार द्वारा आपदाओं के कुशल प्रबंधन के लिए और इससे जुड़े अन्य मामलों के लिए पारित किया गया था। ये भी सही है, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। डी ऑप्शन, ठीक है? आ जाओ ज़रा देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें इससे संबंधित, फिर आगे बढ़ेंगे। आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम। जो मैं यहाँ पर चीज़ें लिख रहा हूँ, पॉइंट्स लिख रहा हूँ, इनको ज़रूर याद रखना है आपको। सबसे पहले मुझे बताओ अधिनियमित कब किया गया? इसे अधिनियमित कुछ याद करो आप लोग, याद आ रहा है? 23 दिसंबर को, ठीक है? 23 दिसंबर 2005 को अधिनियमित किया गया था। मुझे बताओ टोटल अध्याय कितने हैं? आपने कहा 11। टोटल अध्याय कितने हैं? आपने बताया 11। मुझे बताओ टोटल धाराएँ कितनी हैं? आपने बताया 79, 97 नहीं 79। और ये मैं मूल अधिनियम की बात कर रहा हूँ, 2005 वाले अधिनियम की बात कर रहा हूँ, अभी जो संशोधन हुआ है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ मैं लिखे देता हूँ, इनको ज़रूर याद रखना। महत्वपूर्ण परिभाषाएँ, महत्वपूर्ण परिभाषाएँ कौन-कौन सी याद रखोगे? एक तो 2 का का, मुझे बताओ इसमें क्या है? फिर 2 का खा, इसमें क्या है? फिर 2 का घा, इसमें क्या है? और 2 का ङा, इसके बाद सीधे अंगा में चलो। 2 का आपको जा याद रखना है, अंगा के बाद 2 का जा, 2 का जा याद रखो और 2 का ना, जस्ट वेट मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ। 2 का ना याद रखो। ना याद रखो या एक काम करो 2 का आप याद कर लो ता। ये कुछ धाराएँ हैं जो परिभाषाओं से संबंधित हैं, ठीक है? देखो, अब 2 के का में क्या है? 2 के का में है प्रभावित क्षेत्र की परिभाषा। प्रभावित क्षेत्र क्या होता है? खा में क्या है? खा में है क्षमता, निर्माण और खा के बाद सीधे घा में चलो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपदा की परिभाषा। अगर आपसे पूछे तो ये आपको भूलनी नहीं है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 2 के अंगा में आ जाओ, अंगा में है आपदा प्रबंधन, जा में क्या है? जा में है स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्थानीय प्राधिकारी आपसे पूछ सकता है और है तो हालाँकि सारी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण है जो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, संभावना ज़्यादा है। जैसे स्थानीय प्राधिकारी, आपदा की परिभाषा पूछ सकता है, ठीक है? और 2 के डा में क्या है? यहाँ पर तैयारी है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 2 का डा।
अब आ जाओ 2 के ता, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है संसाधन, संसाधन, याद रखो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ हैं, याद रखना, भूलना नहीं। और आगे बढ़ें? नेक्स्ट देखो, एक हम अध्याय के पास चलते हैं। ये अध्याय कौन-सा था? ये था अध्याय नंबर 5। आओ देखो, बहुत सारे अध्याय हैं, पहले हम एक-एक करके डिस्कस कर लें। एक है अध्याय नंबर 5। अध्याय 5 में क्या कहा गया है? इसके टाइटल्स याद रखना, इसमें है आपदा प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उपाय, इनके बारे में ज़िक्र किया गया है। और वहीं अध्याय 6 की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर स्थानीय प्राधिकारी के बारे में दिया गया है। स्थानीय प्राधिकारी टाइटल ज़रूर याद रखना। और अध्याय 7 में क्या है? यहाँ पर है राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, प्रबंधन संस्थान। भूलना बिल्कुल नहीं। अब वापस आ जाओ। सारे स्टेटमेंट सही हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखो, सेकंड कह रहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की किस धारा में आपदा को परिभाषित किया गया है? आपदा की परिभाषा कहाँ पर दी है? देखो, यहाँ पर आओ। आपदा की परिभाषा अभी तो मैंने आपको बताई थी, जस्ट वेट। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, 2 के काम में मैंने क्या बताया था? यहाँ पर बताया था प्रभावित क्षेत्र। और घा में क्या है? यहाँ पर है आपदाएँ। बिल्कुल भूलना नहीं, रिवीजन कर लो, रट्टा मार लो। ना में क्या है? ना में मैंने बताया था राज्य योजना। और 2 के चा में क्या बताया था? यहाँ है जिला प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण। अब मुझे प्राधिकरण के बारे में 2-3 बातें बताओ। यहाँ पर आओ ज़रा। सबसे पहले प्राधिकरण, ठीक है? प्राधिकरण में एक तरफ मैं लिख रहा हूँ प्राधिकरण की परिभाषाएँ, जस्ट वेट, ऐसे लिख लो। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्राधिकरण की परिभाषा, ये किस धारा में है? और एक मैं कॉलम बना रहा हूँ प्राधिकरण की स्थापना, ये किस धारा में है? और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्राधिकरण, ठीक है? ये एक टेबल है, छोटी-सी टेबल है। इसके इस टेबल को तैयार करना, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं या पूछे जाएँगे। सबसे पहले हम प्राधिकरण के पास चलते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर है। क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय प्राधिकरण, ठीक है? राष्ट्रीय प्राधिकरण। मुझे बताओ इसकी परिभाषा कहाँ पर दी गई है? इसकी परिभाषा है 2 के अंगा में। और ये इसकी स्थापना कहाँ पर है? धारा, ये धाराएँ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। परिभाषा कौन-सी धारा में है और स्थापना कौन-सी धारा में है? बस इतनी बातें याद रखो। तो राष्ट्रीय प्राधिकरण की परिभाषा कहाँ है? 2 के अंगा में। और राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना कौन-सी धारा में है? धारा नंबर 3। ये तो हो गई राष्ट्रीय प्राधिकरण। फिर और नीचे आओ तो आपको मिलेगा राज्य। तो अब आ जाओ राज्य प्राधिकरण के पास। मुझे बताओ राज्य प्राधिकरण की परिभाषा कहाँ पर है? तो आप बताओगे 2 के था में, 2 के था। और इसकी स्थापना कहाँ पर दी गई है? धारा नंबर 14 में इसकी स्थापना दी गई है। बस इतनी बात है, याद रखो। फिर और नीचे आओ तो आपको मिलेगा जिला प्राधिकरण, आपको मिला जिला प्राधिकरण। अब मुझे बताओ जिला प्राधिकरण की परिभाषा कहाँ पर है? 2 के चा में है। और इसकी इसको इसको स्थापित कहाँ पर किया गया? ये 25 में, धारा नंबर 25 में। यानी धारा 25 में जिला प्राधिकरण की स्थापना का ज़िक्र है और 2 की चा में जिला प्राधिकरण की परिभाषा का ज़िक्र है। प्राधिकरण, उसकी परिभाषा कहाँ पर है? उसकी स्थापना कहाँ पर है? किस धारा में है? याद रखना। ठीक, ये टेबल बना लो। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा, क्या कह रहा है? आपदा, यानी कि बी पार्ट। और आगे बढ़ो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। तीसरे में कह रहा है कि भैया बताओ मुझे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा में स्थानीय प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है? अब आ जाओ फिर से, स्थानीय प्राधिकारी पूछ रहा है आपसे, ठीक है? इसको कहाँ पर परिभाषित किया गया है? 2 के का में किया गया है या फिर 2 के जा में है या फिर 2 के ना में है या फिर 2 के चा में है? स्थानीय प्राधिकारी, कुछ याद आ रहा है? 2 का जा, देखो ज़रा यहाँ पे, पूरा टेबल मैंने लिखवाया था, जस्ट वेट। ये है 2 का जा, यहाँ पर है स्थानीय प्राधिकारी, याद रखोगे? यहाँ पर एक बात और लिखो, आपको याद करने में आसानी होगी। मैं लिख रहा हूँ योजनाएँ, जस्ट वेट। क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। एक तरफ मैं लिखता हूँ योजनाएँ, ठीक है? सारी की सारी योजनाएँ मैं यहाँ पर लिखूँगा। फिर मैं लिखता हूँ इनकी परिभाषा और फिर मैं लिखता हूँ इन योजनाओं का निर्माण, ये कहाँ पर है, किस धारा में है? ये एक टेबल बना लो आप। ये चाहो तो आप टेबल बना लो और क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा।
ये परिभाषा किस धारा में है, हम धारा का ज़िक्र करेंगे। योजना का निर्माण किस धारा के तहत किया जाएगा, हम केवल और केवल धारा का ज़िक्र करेंगे। तो सबसे ऊपर चलो, केंद्र के पास चलो, कौन-सी योजना बनाता है, कौन-सी योजना बना रहा है, बन रही है वहाँ पर आपदा से लिए या हम कहें आपदा से रिलेटेड, ये है राष्ट्रीय योजना। राष्ट्रीय योजना। राष्ट्रीय योजना की परिभाषा कहाँ पर है? तो आप बताओगे 2 के ठा में। और राष्ट्रीय योजना का निर्माण होगा, ये किस धारा में दिया गया है? धारा नंबर 11 में। ठीक। और अब नीचे आओ थोड़ा-सा, क्या मिलेगा? राज्य मिलेगा। तो राज्य की भी अपनी कोई योजना होती है? हाँ। राज्य की योजना की परिभाषा कहाँ पर है? 2 के ना में। और राज्य की योजना का निर्माण किया जाएगा, ये कहाँ पर है? धारा नंबर 23 में। भूलना नहीं बिल्कुल भी, टेबल बना लो। इसके बाद और चलो और थोड़ा-सा नीचे आओ, राष्ट्र में गए, फिर राज्य में आ जाओ। अब नीचे आओगे तो मिलेगा जिला। जिला योजना। क्या जिला की भी योजना होती है? हाँ। किस धारा परिभाषा कहाँ पर है? 2 के छा में। और जिला योजना का निर्माण कहाँ पर होगा? कौन-सी धारा के अंतर्गत होगा? धारा नंबर है 31। बस ये 2 टेबल्स हैं, याद कर लो, ठीक है? छोटी-छोटी टेबल्स हैं, अगर आप अलग-अलग करके याद करोगे तो कन्फ्यूज़न रहेगा आपको और अगर आप सीधे याद कर लोगे तो बड़ी आसानी रहेगी, है ना? ठीक है? जैसे यहीं पर देख लो, इस प्रकार से भी याद कर सकते हो, इन दोनों में अंतर कितना है? इन दोनों में अंतर है 11 का और यहाँ पर भी जब राज्य से आप जिला में आओगे, तब भी लगभग अंतर 11 का रहेगा। इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार से लिंक करके आप पढ़ सकते हो। तीसरे का हो जाएगा बी। और आगे बढ़ो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। चौथे में क्या कह रहा है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किन धाराओं के मध्य राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, ये शीर्षक वर्णित है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ये कहाँ पर दिया गया है? ये पूछ रहा है। धारा 35 से 40 में है या फिर धारा 3 से 13 में है या फिर 46 से 50 में है या फिर 42 से 43 में है? ये कहीं नहीं है। अब आ जाओ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के पास चलते हैं। देखो, मैं चलता हूँ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, इसके पास चलो ज़रा और यहाँ से कुछ सवाल मैं लेता हूँ। सबसे पहले मुझे बताओ कहाँ कौन-सी धारा में है ये? धारा नंबर है 44 से लेकर 45। इन धाराओं में इसका ज़िक्र है, ठीक है? फिर और धाराएँ दी गई थी ऑप्शन में जैसे 35 से लेकर 40 धारा। इसमें किसका ज़िक्र है? इसमें ज़िक्र है आपदा प्रबंधन का। आपदा आपदा प्रबंधन के लिए सरकारी उपाय, इसके बारे में ज़िक्र है। 35 से 40 के बाद हम चलते हैं 3 से लेकर 13 में। धारा 3 से 13 में क्या दिया गया है? इसमें दिया है राष्ट्रीय आपदा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में दिया गया है 3 से लेकर 13 में। और आपदा प्रबंधन के लिए सरकारी उपायों के बारे में कहाँ तक दिया गया है? कौन-सी धारा से कौन-सी धारा तक दिया गया है? 35 से लेकर 40 तक, ठीक है? वहीं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के बारे में कौन-सी धारा से कौन-सी धारा तक दिया गया है? 44 से लेकर 45 तक। 3 से 13 हो गया। अब मैं आपको लिए चलता हूँ धारा नंबर 46 से लेकर धारा नंबर 50 तक। याद रखना ऐसे ही चीज़ें। इसमें क्या है, इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल आपको मिलेगा मतलब ये जो धारा 46 से 50 तक है, यहाँ पर प्रावधान मिलेंगे आपको वित्त से संबंधित, लेखा से संबंधित और संपरीक्षा से संबंधित यहाँ पर आपको धाराएँ मिलेंगी। फिर धारा 42 से लेकर जस्ट 45 नहीं है, धारा 42 से लेकर आपको जाना पड़ेगा 42 और 43 में। इन 2 धाराओं में किसका ज़िक्र है? इन 2 धाराओं में ज़िक्र है संस्थान का, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। प्रबंधन संस्थान का ज़िक्र है। तो ये सारे महत्वपूर्ण है आपके लिए, ध्यान रखना। अब वापस आ जाओ। 4th के बाद हम चलते हैं 5th में। 5वां कह रहा है निम्नलिखित में से किस धारा में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना का वर्णन है? धारा नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है? बी ऑप्शन। 6 में देखो, 6 क्या कह रहा है? 6 में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में वर्णित तैयारी के संबंध में सही विकल्प देख लो कौन से हैं। तैयारी के बारे में अधिनियम की जो धारा है 2 का डा, इसमें वर्णन किया गया है क्या? हाँ, ठीक है। फिर कह रहा है कि तैयारी से आशय किसी आपदा की आशंका की स्थिति या फिर आपदा और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तैयार रहने की स्थिति अभिप्रेत है, ये भी सही है। दोनों सही हो जाएँगे, सी ऑप्शन। फिर 7th में आओ, 7वां क्या कह रहा है? 7 को ध्यान से पढ़ो, कह रहा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 4 के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 2005 की धारा 4 इसके संबंध में कौन से कथन सही हैं? ये कह रहा है, पढ़ो जरा। स्टेटमेंट पहला कह रहा है कि इस धारा में राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना के बारे में वर्णन है। प्राधिकरण की स्थापना का वर्णन यहाँ पर नहीं है, ठीक है? फिर कह रहा है कि इस धारा में राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और उच्च कर्मचारियों की नियुक्ति का वर्णन मिलता है। क्या ये है? नियुक्ति का वर्णन यहाँ पर नहीं मिलेगा, धारा 4 की बात हो रही है ना? धारा 4 में अधिवेशन मिलेंगे आपको, सी ऑप्शन सही होगा। इस धारा में प्राधिकरण के अधिवेशन का जिक्र है, ये कहा गया है। और यहाँ पर देखो जरा, सबसे पहले मैं आपको धारा नंबर 4 के पास ले चलता हूँ। इसमें है अधिवेशन। अधिवेशन काहे के अधिवेशन? आप बताओगे, राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधिवेशन, ठीक है? राष्ट्रीय प्राधिकरण के यहाँ पर अधिवेशन है। मुझे बताओ ये अधिवेशन कहाँ होंगे, कैसे होंगे, इन सब का निर्णय कौन लेता है? ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे स्टेटमेंट बना के। आप बताओगे ये जो निर्णय लेने का अधिकार है, ये अधिकार है प्राधिकरण के अध्यक्ष को। प्राधिकरण के अध्यक्ष साहब इसका निर्णय लेते हैं। फिर मुझे बताओ इन अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? ये भी आपको पता होगा, ये करता है प्राधिकरण का अध्यक्ष, ठीक है? अब वापस आ जाओ, 7th के बाद सीधे चलो 8 में। 8 को पढ़ो, कह रहा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 9 से अनधिक सदस्यों का निर्देशन कौन करता है? ये भी यही करेगा, अध्यक्ष करेगा, ठीक है? अध्यक्ष प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होगा, गृह मंत्री तो नहीं होगा, राष्ट्रपति भी नहीं होगा, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये ई ऑप्शन सही होगा यहाँ, ई ऑप्शन सही होगा। जस्ट वेट 1 मिनट। हाँ, 9 से अनधिक सदस्य है ना? तो ये बात कहाँ दी गई है, जस्ट हमें ये बता सकते हो क्या? 9 से अनधिक सदस्य होने चाहिए। एक धारा है, धारा नंबर 3, यहाँ पर जिक्र है। यहाँ पर साफ-साफ कहा गया है कि प्राधिकरण में एक अध्यक्ष होगा, 9 से अनधिक सदस्य होंगे। ठीक, इतनी बात तो आपको पता होगी। तो 9 से अनधिक सदस्य होंगे और इनका नाम निर्देशन कौन करेगा? तो अध्यक्ष करेगा। अब यहाँ पर आओ, क्वेश्चन नंबर 9th में देखो। 9th को ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है? 9th में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत किस धारा में राष्ट्रीय प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्यों का वर्णन है? 5 में क्या है? 5 में है प्राधिकरण में अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति। याद रखो, इसमें है अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति, यहाँ पर वर्णित है। 7 में क्या है? 7 में इसके अलावा 6 दिया है, तो 7 में क्या है? यहाँ पर है सलाहकार समिति का वर्णन, अर्थात राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा सलाहकार समिति का गठन, 7 में है। और 6 में क्या है? 6 में है प्राधिकरण की शक्तियाँ। प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य, यही तो आपसे पूछ रहा था। प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य बता दो कहाँ पर हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये 10वां लिखा है, धारा 10, यहाँ क्या है? यहाँ पर भी शक्तियाँ हैं, यहाँ पर भी शक्तियाँ और कृत्य दिए गए हैं। लेकिन ये जो शक्तियाँ और कृत्य दिए गए हैं धारा 10 में, ये कार्यकारिणी समिति की हैं। आपसे पूछे कि मुझे बताओ कार्यकारिणी समिति की शक्तियाँ और कृत्य कहाँ पर हैं, तो बताओगे धारा नंबर 10 में। और आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर जस्ट वेट, 10 में चलो। अधिनियम 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राधिकरण क्या करता है? ये राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन करता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकरण के लिए विस्तृत नीतियों और मार्गदर्शन सिद्धांत अधिकथित करता है, बिल्कुल सही है। फिर तीसरे में कह रहा है कि आपदा प्रबंधन के लिए नीति और योजना के प्रवर्तन और कार्यान्वयन को समन्वित करता है, बिल्कुल सही है। सारे सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन, डी। अब आ जाओ 11 में, 11 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। कह रहा है 2005 के अंतर्गत धारा नंबर है 7, इसमें सलाहकार समिति का वर्णन है, बिल्कुल सही है। इस समिति में निम्न में से कौन सा शामिल हो सकता है? सलाहकार समिति में आपदा प्रबंधन क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हो सकते हैं क्या? हाँ। जिला स्तर के आपदा प्रबंधन क्षेत्र के विशेषज्ञ हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर के आपदा प्रबंधन क्षेत्र के विशेषज्ञ हो सकते हैं, ये भी सही है। सारे के सारे लोग इसमें हो सकते हैं, ठीक है? 11 का हो जाएगा, 11 का डी ऑप्शन। और आगे बढ़ें, मैं लिए चलता हूँ आपको 12 में, ध्यान से पढ़ो इसको।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कौन सी धारा है जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के गठन की बात की गई है? ये धारा है 6। 1 मिनट। धारा 6 में क्या है? धारा 6 में दरअसल शक्तियाँ दी गई हैं। शक्तियाँ हैं यहाँ पे, और ये शक्तियाँ किसकी हैं? ये जो प्राधिकरण है राष्ट्रीय प्राधिकरण की शक्तियाँ धारा 6 में है। यहाँ पर है 7। अगर हम बात करें 8 की, 7 तो मैंने आपको बताया था, धारा 7 में क्या है? लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पर राष्ट्रीय प्राधिकरण की सलाहकार समिति का गठन की बात की गई है ना? धारा 8 में क्या है? 8 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के गठन की बात की गई है। तो ये जो आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन, इसका कहाँ पर वर्णन है? इसका वर्णन है सी में। और 10 भी मैं आपको बता चुका हूँ। धारा 10 में क्या है? राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की शक्तियाँ और कृत्य। सारी धाराएँ महत्वपूर्ण हैं, याद रखना, पूछी जाती हैं। और लेखपाल में भी एक धारा पूछी गई थी। आगे बढ़ो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति अपने सदस्यों में से किसी को उप समिति का अध्यक्ष बना सकती है? कौन सी धारा है ये? ये कौन सी धारा है? ज़रा यहाँ पे आओ, मैं आपको बताता हूँ। एक धारा ले लो, सबसे पहले धारा नंबर 9। इसमें कहा गया है उप समितियों का गठन। उप समितियों का गठन। अब इसी धारा में 2 क्लॉज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्लॉज़ और दूसरा क्लॉज़। ये जो पहला क्लॉज़ है, इसमें साफ-साफ कहा गया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति इनका गठन करेंगी। ठीक है? राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति इन उप समितियों का गठन करेंगी। यानी गठन की ज़िम्मेदारी किसके ऊपर होती है? राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के ऊपर। फिर जो धारा 9 का सब क्लॉज़ 2 है, इसमें कहा गया है कि भाई जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति है, वो अपने ही सदस्यों में से उप समिति का अध्यक्ष बना देगी। यहाँ पर कहा गया है कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति है, यही समिति अपने सदस्य लेगी। मान लो इस समिति में ये सदस्य है, इस सदस्य को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। यही सदस्य अध्यक्ष हो जाएगा किसका? उप समिति का। ठीक, फिर से समझो। धारा 9 का क्लॉज़ 2 क्या कहता है कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति है, इस समिति में बहुत सारे मेंबर्स होंगे। इन्हीं मेंबर्स में से किसी भी मेंबर को उप समितियों का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक है? अब वापस आ जाओ। 13 का हो जाएगा 9 का 2। 14 देखो, 14 क्या कह रहा है? 14 में कहा गया है कि 2005 अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की शक्तियों के बारे में देख लो और सही विकल्प की पहचान कर लो। यह राष्ट्रीय योजना तैयार कर सकेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति क्या करेगी, ये पूछा है आपसे, है ना? फिर से समझो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति क्या करेगी, ये पूछा है आपसे। तो पहला पढ़ो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति राष्ट्रीय योजना तैयार कर सकती है और इसका राष्ट्रीय प्राधिकरण अनुमोदन कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। ये राष्ट्रीय योजना और भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के कार्यान्वयन को मॉनिटर कर सकती है। ये भी सही है। किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में उसके विमोचन के लिए समन्वय कर सकती है। ये भी सही है, सारे सही हैं। यानी डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। डी ऑप्शन। अब चलो 15 में, 15 को ध्यान से पढ़ो। 15 में कहा गया है कि राष्ट्रीय योजना जिसका वर्णन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 11 में दिया गया है, इसका अनुमोदन किसके द्वारा होता है? इसका अनुमोदन होता है राष्ट्रीय प्राधिकरण के द्वारा। ध्यान रखना। ठीक है? अनुमोदन राष्ट्रीय प्राधिकरण करेगा, और अगर हम पूछें बनाएगा कौन, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति बनाती है। ये सारी बातें पीडीएफ में दी गई हैं, तो उसका रिवीजन आप करते रहिएगा, है ना? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपदा प्रबंधन के लिए तैयार होने वाली राष्ट्रीय योजना के संबंध में सही विकल्प की पहचान कर लो। आपदा प्रबंधन के लिए जो राष्ट्रीय योजना तैयार की जाती है, इसके बारे में देखो कौन सा कथन सही है। इसमें यानी राष्ट्रीय योजना में आपदाओं के निवारण के प्रावधानों को शामिल किया जाता है क्या? हाँ, ठीक है। इसका वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन होता है? हाँ। केंद्र सरकार द्वारा योजना में दर्शाए गए उपायों के लिए वित्त पोषण किया जाएगा? ये भी सही है। सारे सही हैं। यानी कि आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है? मैं लिए चलता हूँ आपको 17 में।
2005 अधिनियम के अंतर्गत कौन सी धारा है जिसमें ऋण प्रतिदाय आदि में राहत का वर्णन मिलता है? ये कहाँ पर है? ये पूछा है आपसे। धारा 13 में है कि 14 में है कि 15 में है कि 16 में है? यहाँ पर है ऋण प्रतिदाय। और अगर हम 14 की बात करें तो यहाँ एसडीएमए है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना है। धारा अगर हम 15 की करें तो यहाँ पर राज्य प्राधिकरण के अधिवेशन दिए हैं, अधिवेशन, ठीक है, याद रखना। और धारा 16 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एसडीएमए में कर्मचारी की नियुक्ति की बात की गई है। एसडीएमए में कर्मचारी और अधिकारी की नियुक्ति, इसकी बात की गई है। तो ऋण प्रतिदाय कहाँ पर है? यह है धारा नंबर 13 में। अब आ जाओ 18 में। 18 क्या कह रहा है? कह रहा है 2005 की किस धारा में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना का जिक्र है? अभी अभी मैंने बताया था 14 में। 14, ठीक है। 18 का हो जाएगा अभी। 19 में क्या कह रहा है? 19 में। 19 में कहा गया है कि राज्य प्राधिकरणों के अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? ये अध्यक्ष करेगा, राज्य प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री तो नहीं करेगा, ये अध्यक्ष होता ही नहीं है। गृह मंत्री भी गलत है, मुख्यमंत्री करेगा, ठीक है। 20 देख लो। 21 नंबर, ध्यान से पढ़ो इसको। 21 में कहा गया है, सॉरी 20, जस्ट वेट, ये था 19, हाँ, ये होगा 20। 20 में कहा गया है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शक्तियां देख लो। ये शक्तियां दी हैं, कौन से सही विकल्प है? राज्य प्राधिकरण की शक्तियों के बारे में अधिनियम 2005 की धारा 18 में वर्णन है। क्या ये सही है? बताओ, जस्ट वेट। राज्य प्राधिकरण की शक्तियों के बारे में धारा 18 में दिया गया है क्या? हाँ, सही है। फिर कह रहा है कि राज्य प्राधिकरण राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार राज्य योजना का अनुमोदन करता है। ये भी सही है। राज्य में योजना के कार्यान्वयन को समन्वित करता है क्या प्राधिकरण? हाँ, ये भी ठीक है। तीनों सही हो जाएंगे, यानी उपर्युक्त सभी सही है। 20 का हो जाएगा डी। 21 में देखो, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? बताओ भाई, ये कौन होंगे? मुख्यमंत्री साहब होते हैं अपने, है ना। 21 में बी हो जाएगा। 22 का क्या होगा? इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 20 के अंतर्गत राज्य कार्यकारिणी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? क्या बता सकते हो? राज्य की जो कार्यकारिणी समिति होती है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका सचिव होता है, राज्य का जो मुख्य सचिव होता है यही होता है, ठीक। और आगे बढ़ो, 23 में आ जाओ। 23 क्या कह रहा है? 23 में कहा गया है कि राज्य कार्यकारिणी समिति के संबंध में देख लो कौन से कथन सही है। यह राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि यह राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए समन्वय करने और मॉनिटरिंग करने वाले निकाय के रूप में काम करती है। राज्य कार्यकारिणी समिति ये आपदा प्रबंधन के लिए समन्वय करने और मॉनिटरिंग करने वाले निकाय के रूप में काम करती है। ये भी सही है। आपदा की आशंका की स्थिति या फिर आपदा की दशा में मोचन का समन्वय करती है कार्यकारिणी समिति। हाँ, ये भी सही है। फिर कह रहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 22 में राज्य कार्यकारिणी समिति के कृत्य दिए गए हैं। ये भी ठीक है। सारे के सारे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे डी। अब आ जाओ 24 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। 24 में कह रहा है कि राज्य योजना के संबंध में सही विकल्प की पहचान करो। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के संदर्भ में अधिनियम की धारा 23 में राज्य योजना निर्माण के बारे में प्रावधान है क्या? धारा 23 में राज्य योजना निर्माण, इसके बारे में प्रावधान है। हाँ, ठीक है। राज्य योजना को राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा तैयार किया जाता है क्या? बिल्कुल याद कर लो, किसके द्वारा तैयार किया जाता है? राज्य कार्यकारिणी समिति। ये भी सही है। राज्य योजना का राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया जाता है। ये भी सही है, ठीक है। अनुमोदन कौन कर रहा है और बना कौन रहा है? ये दोनों ही फैक्ट्स याद रखना। तो सारे के सारे हो जाएंगे यहाँ तो। डी ऑप्शन, हाँ ठीक है, उपर्युक्त सभी। अब आ जाओ 25 में। 25 क्या कह रहा है? 25 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत आपदा की आशंका की दशा में राज्य कार्यकारिणी समिति की शक्तियों और कृत्यों को वर्णित किया गया है? फिर से देखो, कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत आपदा की आशंका की दशा में जो राज्य कार्यकारिणी समिति है इसकी शक्तियां वर्णित हैं? आंसर क्या होगा? आंसर होगा धारा नंबर 24।
ये जो 20 है, इसमें क्या है? इसमें राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन है। लिख लो, राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन है। ठीक है? 21 में क्या है? यहाँ पर है उप समितियाँ। 21 में क्या है भाई? उप समितियाँ। तो उप समितियों का गठन है यहाँ पे। और 23 में क्या है? 23 में है राज्य योजना। राज्य योजना। तो ये बातें हैं, नोट कर लो और इनको याद रखना। ये है क्वेश्चन नंबर 25। एनडी जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, उससे संबंधित। इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।